कैसे हैं सारे डॉक्टर्स? किसी का ऑपरेशन किया रात में? नहीं किया? मतलब बुक्स का। पेशेंट मिलेंगे बाद में इस सेशन के अंदर जब मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तो। क्वेश्चन के ऑपरेशन किए था? चलो, किसके अंदर? मॉड्यूल के अंदर? बच्ची कोई बात नहीं, उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। कई बार आंसर की बनती है तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ वो हो, लेकिन वी कैन चेक इट। ठीक है, चलो। तो वी आर स्टार्टिंग विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, और उसमें हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सम पीपल आर आउटसाइड। फिजिक्स ही कराएगी ना सिलेक्शन? मतलब मेनली बायो के स्टूडेंट्स के लिए तो फिजिक्स एक बड़ा फैक्टर रहता है नीट के सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप फिजिक्स अच्छा करते हो तो बायो का तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें तो आपको मार्क्स लूज ही नहीं करने हैं। ठीक है, फिजिक्स में अगर आ जाएंगे तो पास ही हो जाएंगे, बिल्कुल आगे ही आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो वी आर स्टार्टिंग विद द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट। तो इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला पार्ट है ये। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे आपने सुना होगा, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि हम मकान और कपड़े के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन रोटी के बारे में तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस डाइजेशन वाला पार्ट। और रोटी की जब बात आती है तो वी नीड टू डाइजेस्ट इट, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? इस डाइजेशन के सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? द थिंग इज, वॉट एवर द फूड यू आर टेकिंग दैट इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो भी आप लेते हो फूड, किसी भी फॉर्म में लेते हो, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी खाना खाया और अगर अभी ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पिज़्ज़ा के कुछ पीसेस दिख रहे हैं, बर्गर दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म, जिससे आप उसको क्या करो, ईजिली एब्जॉर्ब कर पाओ। किसी भी सिस्टम में आप उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाओ, तो उसके लिए हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी फूड आप मार्केट से लेके आते हो, आप उसको चाहे कुक भी कर लो, बट स्टिल इट इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो भी फूड आप लेके आते हो वो अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होता है। तो हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर हम फोर्सेस लगाएंगे। अगर आपको क्या कुछ भी ब्रेक डाउन करना है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और उसको आपको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वी नीड टू अप्लाई द फोर्सेस, राइट? और डाइजेशन में हम दो तरीके की फोर्सेस अप्लाई करते हैं। एक मैकेनिकल फोर्सेस होती हैं और दूसरी बायोकेमिकल फोर्सेस होती हैं। कि अगर सपोज किसी पड़ोसी से आपका झगड़ा हो गया, जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक बंदा कार साफ करता था किसी बिल्डिंग में, उसने उसके ऊपर एसिड डाल दिया। कुछ हुआ होगा उनका आपस में मसला, तो उसने जिसका भी कार साफ करता था सब पे एसिड डाल दिया। दैट इज अ बायोकेमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन उसने कर दिया, अब किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो ऐसे ही आपको इस फूड के ऊपर भी केमिकल रिएक्शंस करनी है काफ़ी सारी। तो वी आर स्टार्टिंग विद इट। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। वैसे आजकल कहाँ फूड के लिए तो नहीं लड़ रहे, ठीक है, तो लेकिन रिक्वायरमेंट है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म की, राइट? अब ये जो रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्यों रिक्वायर्ड होता है फूड, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि भाई हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। तो फूड की हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए। और सेकेंड, दूसरा किसके लिए चाहिए होता है और क्या फंक्शन कर सकता है ये? अगर फूड आपने ले लिया तो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा फूड, और क्या प्रोवाइड करेगा? आपके जो रिपेयर, जो भी टिश्यूज हैं उनको आपको रिपेयर भी तो करना है ना, बॉडी को मेंटेन भी तो करना है ना। उस सारी चीजों को रिपेयर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, राइट? तो ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। आपकी ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बच्चे बढ़ते हैं तो हॉर्लिक्स और पता नहीं कौन कौन से कंपनीज के, हाँ, बॉर्नवीटा, सबका एडवर्टाइजमेंट आता रहता है कि भाई ये लीजिए सप्लीमेंट्स, राइट? तो आप फूड ले लो, ठीक है, इन सारे सप्लीमेंट्स की जगह अच्छा सा खाना खाइए और उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे बेसिक चीज़ पहले हमें पता करना है फूड की रिक्वायरमेंट किन दो चीज़ों के लिए है। आपको एक एनर्जी के लिए, दूसरा किसके लिए ज़रूरत है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हमारे पास अगर हम बात करें जो फूड है, तो फूड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक मेजर कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द फैट्स आर द वन जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे अगर आप बात करो ना, जैसे कार होती है डिफरेंट टाइप की, कोई पेट्रोल टाइप है, कोई डीजल टाइप है, कोई सीएनजी है, अभी तो इलेक्ट्रिक आ गई, राइट? हमारा जो बॉडी टाइप है, मेनली अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी में जो ब्लड में आपको जो एनर्जी के लिए मिली, हम ग्लूकोज यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन रेयर केसेस में आप क्या कर सकते हो? फैट से भी एनर्जी मिल सकती है, हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकती है, मिल तीनों से सकती है एनर्जी। जैसे कि कुछ आपने देखा होगा हाइब्रिड कार्स होती हैं,
ठीक है, कि भाई ये थोड़े टाइम सुनो तो इलेक्ट्रिक से चलती है और थोड़े टाइम आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके का हमारा सिस्टम भी कैसा है, हाइब्रिड सिस्टम है, कि हम इन तीन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, फैट यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं। और अगर आप प्रोटीन और फैट यूज भी करते हो, जैसे आप जब बॉटनी में पढ़ोगे तो आप जब सेल बायोलॉजी में उसमें जाते हो तो यूल बी स्टडिंग अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज अ क्रैब्स साइकिल। तो आपने देखा होगा कि ये सारी साइकिल जो इन सबको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिक साइकिल कहते हैं, ये एक जाके क्रैब साइकिल में ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर आप फैट को डिकम्पोज करो तो बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे और वहाँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो यही पढ़ाया जाएगा कि फैट का आपको डिकम्पोज करिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है 2 कार्बन का। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको अगेन क्रैब साइकिल में ज्वाइन कराना है। तो जैसे एक कार के अंदर होता है ना कि आपका भाई उसके टायर सेम है, मतलब इंजन सेम है, बट व्हाट वी आर डूइंग कि आप में उसमें जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, कि अगर हमें अभी सीएनजी यूज करना है या सपोज हमें इलेक्ट्रिक वाला वर्जन यूज करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम इन द बॉडी ना, जो उसकी कार की बॉडी होगी। सिमिलरली हमारी बॉडी में सारी चीजें सेम होंगी, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्विचिंग द सोर्स, ठीक है। और एक कॉमन साइकिल कौन सी मिल जाती है आपको, क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसमें बोलते हैं, उसमें उसके जो कंपोनेंट है वो आपको हेल्प करते हैं टू ज्वाइन, कि अगर आपने फैट ले लिया या प्रोटीन ले लिया तो आप उसको कैसे यूज करोगे। जैसे प्रोटीन में आपको पता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, राइट। तो उन अमाइनो एसिड्स में आप देखोगे जो उसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, राइट, और डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो आपको सक्सिनिक एसिड बन रहा है, मैलेट बन रहा है, बहुत सारी चीजें आप देखोगे, दोज आर कंपोनेंट, दोज आर हेल्पिंग टू मेक द अमाइनो एसिड टू। तो प्रोटीन वाला सिस्टम भी आप क्रैब साइकिल से स्टार्ट कर सकते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ ज्वाइनिंग लिंक, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपस में सब जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आप फ्यूल टाइप स्विच कर सकते हो, लेकिन मेनली हमारे पास एनर्जी के लिए क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा हम लेते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। आप फूड में, अगर आप फूड की हम बात कर रहे थे, फूड का फंक्शन था एनर्जी प्रोवाइड करना और कंपोनेंट प्रोवाइड करना फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। उसके बाद हमने पढ़ा कि फूड के 2 कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट। मेजर को बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं और माइनर को माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मेजर में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, जो स्पेशली किसके लिए रिक्वायरमेंट है, जिनकी इट इज फॉर, दिस इज फॉर एनर्जी। आपको अगर एनर्जी चाहिए तो यू विल बी लुकिंग फॉर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों से आपको एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इनसे आपको एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे हमारे दोस्तों के कुछ ग्रुप होते हैं ना, उसमें एक बंदा होता है जो हमें चाहिए होता है, हालांकि उसका ऐसा कोई रोल नहीं होता, लेकिन अगर हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो फन नहीं आएगा। मतलब अगर कहीं आपने सपोर्ट ट्रैवल किया और आप सारे लोग हो और अब एक बंदा है जिसके ऊपर आप जोक क्रैक करते हो, आप सोचो वो 4 लोगों के ग्रुप में से वही मिसिंग है, तो आपस में तो 3 लोग तुम स्ट्रांग हो, तो जोक किस पे क्रैक करोगे। तो वही वाला हिसाब इन लोगों का है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का, कि अगर ये नहीं हुए तो क्या हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकती है, और वो डिफिशियंसी आपको डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। और बहुत सारी रिएक्शंस में दे आर प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये वाइटामिन्स और मिनरल्स का रोल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको बोलते हैं बायोफैक्टर्स। ये बायोकेमिस्ट्री में जब आप जाओगे फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में, यही पढ़ना है आपको। इन बायोफैक्टर्स के बिना तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। मतलब वो होता है ना, एक मीडिएटर होता है, आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, अब सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब मोस्टली जैसे अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है, लड़की को जाना है, तो सबसे पहले वो किसको अप्रोच करेगा, मतलब एक मूवीज़ का सीन बता रहा हूँ, सबसे पहले वो जो लड़की होती है उसके फ्रेंड को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये बायोफैक्टर्स कैसे होते हैं, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ द कंपोनेंट्स, दोज आर हेल्पिंग टू प्रोसेस द रिएक्शंस। मतलब आपने एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि अच्छा इजीली रिएक्शन हो जाए, तो उसके लिए इन मिनरल्स का और वाइटामिन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे, बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, बिलीव मी। जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के केस में फोटोलिसिस होती है, उसमें आप देखते हो आयंस लिखे होते हैं, मैग्नीज आयन लिखा है, मैग्नीशियम आयन लिखा है। कोई बोलेगा यार ये तो बहुत कम अमाउंट होता है, इसका क्या ही रोल है, बट अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर आपके घर पे किसी ने कॉल नहीं बोला कि अच्छा आज स्टडीज़ करनी है, घर पे बुलाया है, तो आप मम्मी को क्या बोलोगे, कैसे झूठ बोलोगे, अपने दोस्त का ही नाम लेके झूठ बोलोगे ना कि स्टडीज़ करने जाना है उसके साथ। मतलब लड़के लड़कों का नाम बोल देंगे, लड़कियां लड़कियों का बोल देंगे, फिर ग्रुप स्टडीज़ हो जाएगी। लेकिन एक फैक्टर चाहिए ना जिसके नाम को आप ब्लेम कर पाओ, होना चाहिए ना, तो दीज आर द फैक्टर्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर हुआ। उसके अलावा आप क्या लेते हो, वाटर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लिया करो, बहुत ज़रूरी है हाइड्रेटेड रहना। तो इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी,
ठीक है, इनका क्या फंक्शन हुआ कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको एक मीडियम प्रोवाइड करना है, उसमें वाटर होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड मीडियम होगा, वाटर उसमें मेजर अमाउंट है, और इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता बॉडी का, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ें ली टोटल, हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, राइट। अब इन सारी चीज़ों को आपको पता है कि ऑल दीज लाइक इसमें से अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, राइट। और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन मेक इट इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गल्फ कंट्री से पेट्रोल निकल रहा है, तो आप सोचो कि नहीं आज तो मैं जा रहा हूँ गल्फ कंट्री, दुबई जाके एक बाल्टी भर के लेके या कैन में छोटे से भर के ले आता हूँ, इसको डाल दूंगा डायरेक्टली कार में, वो वाला सिस्टम नहीं है। आपको यू नीड टू प्रोसेस इट, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल होता है आपको उसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, आप डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट, और उस प्रोसेसिंग की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन, ठीक है। सो डाइजेशन का प्रोसेस है, और इस डाइजेशन की प्रोसेस में कि या तो पहले आप उस पर केमिकल डाल दो, ठीक है, दैट इज अ बायोकेमिकल, और या आप उसको कूट दो पकड़ के, भाई तुम्हारे पे मैकेनिकल फोर्सेस भी लगा देंगे, तो या तो केमिकल की हेल्प से कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ chemicals या chemical या मैकेनिकल, these are the two forces that we'll be using to break down the food। अब बताइए इस स्लाइड से anything that is not clear। डाइजेशन का प्रोसेस लर्न कर दिया, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स और फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल फॉर्म नहीं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिसमें आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। तो आई थिंक डाइजेशन का डेफिनेशन क्लियर। किन फोर्सेस से अचीव करेंगे इसको हम, बायोकेमिकल और मैकेनिकल फोर्सेस। आपको पता है कि आपका जो इंटेस्टाइन आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें बहुत तरीके के मूवमेंट होते रहते हैं जो हेल्प करते हैं मैकेनिकल फोर्सेस को प्रोवाइड करने में, जिससे फूड ब्रेक डाउन हो जाए। क्लियर हो गया बच्चे इतना? चलो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अभी हमने एक डाइजेशन का ओवरव्यू देख लिया कि डाइजेशन क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन चीज़ें होंगी आपका, एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल फोर्सेस, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अलग अलग पोर्शन है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मतलब दिस एलिमेंट्री कैनाल इज हैविंग द डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट, और उन लाइक इज अ काइंड ऑफ पार्टीशंस जिसमें डिफरेंट एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास ग्लैंड्स हैं जो आपको कौन सी फोर्सेज प्रोवाइड करेंगी, लाइक द बायोकेमिकल वन, जिससे हम कह रहे थे कि केमिकल सिंथेसिस होगा, वो हेल्प कर रहा है। जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं दोज आर कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो भी आपकी ग्लैंड्स होंगी दोज विल बी हेल्पिंग फॉर द केमिकल पार्ट। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। आपने देखा होगा जब भी कभी भी किसी फन पार्क में जाते हैं तो वहाँ एक मोटा सा आदमी होता है, उसका मुंह खुला होता है, और उसमें हम एक राइड लेते हैं जाके, होता है सब। बचपन में जाते थे, अब तो तुम लोग बड़े हो गए होगे, कहाँ ही जाते होगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो आप आज इमेजिन करो कि हम वही राइड लेने जा रहे हैं। हम एक फूड पार्टिकल की तरह उस बड़े से आदमी का जो फन पार्क में बना होता था, उसका मुंह खुला होता था, उसमें जाके एक राइड लेते थे, अंदर चले गए और उसके अंदर भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, पानी डाल रहे हैं, मतलब दैट सिक्रीशन इज एक्चुअली द बायोकेमिकल वन, जिससे आपके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ ओवरव्यू जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले वी आर हैविंग द ओरल कैविटी और द बक्कल कैविटी। इससे आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि हम आपकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी, ठीक है। इसके लिए शायद आपको डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन फील इट, राइट, कि आपके पास सबसे पहला पार्ट है बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। इसको आपका ये माउथ है और इसकी स्टार्टिंग हो रही है लिप्स के साथ, ठीक है। तो लिप्स को क्या बोलते हैं, लिप्स के लिए क्या साइंटिफिक वर्ड यूज करेंगे, लेबिया। द वर्ड वी आर यूजिंग फॉर द लिप्स इज लेबिया। तो आपके ये जो लिप्स हैं दोज आर द लेबिया। आप बोल सकते हो अपर लेबिया, लोअर लेबिया, राइट। तो आपके सबसे पहले हम बिल्कुल रिलेट करते हैं कि अपने साथ कि भाई हम अपनी ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, कि हमने पढ़ा सबसे पहले लिप्स के बारे में। ये आपके हो गए लेबिया, अपर लेबिया, लोअर लेबिया, ठीक है। उसके बाद आप खुद से फील कर सकते हो कि आपके लिप्स के बाद और टीथ के बीच में एक स्पेस है, क्या होता है, क्या नाम होता है उसका? हाँ, नहीं, टीथ और लिप्स के बीच में, दैट इज वेस्टिब्यूल। किसने बोला वेस्टिब्यूल? हाँ, तो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल इज अ स्पेस जो आपके लिप्स और टीथ के बीच में है, ठीक है। पहले एक बार जर्नी देख लेते हैं हमारी, जो हमें कवर करना है। जैसे आप कभी फन पार्क में जाते हो तो वो बता देते हैं कि ये जो राइड आप लेने जा रहे हो इसमें बीच में पानी भी डालेंगे और इसमें ये भी होगा, इसमें ये पार्ट भी होता है। वैसे ही हम पहले एक बार देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लो कि लिप्स हो गए जिनको हम बोलते हैं लेबिया,
टीथ और लिप्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। टीथ और लिप्स के बीच का स्पेस उसको बोल दिया हमने वेस्टिब्यूल। फिर आपके पास क्या आ जाते हैं? टीथ आ जाते हैं, राइट? तो टीथ के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं। कितने टीथ होते हैं टोटल? 32। अडल्ट में अगर हम करेंगे तो 32 टीथ होंगे। मतलब पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि आपको कितना पता है, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद एडिशनल चीजें ही आप नोट करिएगा, बाकी तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? सो टीथ का अगर आप डेंटल फॉर्मूला देखो, डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है वी नीड टू अरेंज जो अपर जॉ और लोअर जॉ, हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ को अगर आप टीथ को अरेंज करते हो तो उनको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटल फॉर्मूला। मतलब अपर हाफ, ये वाला हाफ, एंड लोअर हाफ ऑफ द पूरा जॉ आपके पास जो टीथ है उनका अगर आप अरेंजमेंट करते हो, दैट इज अ डेंटल फॉर्मूला। तो टोटल एक अडल्ट के पास 32 टीथ होते हैं। एक 17 ईयर ओल्ड अगर आप देखोगे कोई अगर है तो उसके पास कितना टीथ होंगे? 28, ठीक है? 2122। अगर आप डेंटल फॉर्मूला देखते हो तो नॉर्मली अडल्ट का क्या होता है? अडल्ट इज 2123। और अगर आप एक 17 ईयर्स ओल्ड का देखोगे तो दैट इज 2122, 2122, दैट इज 2123। ये अडल्ट का हो गया। टोटल कितने टीथ हो गया? 32, राइट? इसमें आपको पता है कि टीथ हमारे कैसे हैं। अगर हम टीथ के बारे में बात करें तो टीथ की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। आप एक वो आता था DTH, वर्ड सुना आपने? DTH लगा लो, मतलब डिश वाला DTH ना। सो DTH मतलब अगर आप DTH से देखें तो टीथ हमारे कैसे होते हैं? DTH होते हैं। इस डी से कोई बता सकता है कैसे होते हैं? डी डाइफायोडेंट, डाइफायोडेंट। टी से होता है थीकोडोंट, और एच हो गया फॉर हेटेरोडोंट। तो हमारे टीथ कैसे हैं? DTH है हमारे टीथ। DTH है मतलब डाइफायोडेंट है, थीकोडोंट है और हेटेरोडोंट है। तो इन सब का वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। DTH का मतलब हो गया डाइफायोडेंट, मतलब लाइफ टाइम में आपके पास 2 बार आ रहा है टीथ, राइट? तो 2 बार 20 टीथ तो आपके ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? मोनोफायोडेंट के डाइफायोडेंट। टोटल अगर आप देखोगे 32 हो गए ना, 32 टीथ है। इसमें 20 और 12 आप डिवाइड कर दो, ठीक है? तो आपके 12 टीथ तो ऐसे हैं जो कैसे हैं? मोनोफायोडेंट है, मतलब एक ही बार आएंगे। लेकिन 20 कैसे हैं? डाइफायोडेंट है, लाइफ टाइम में 2 बार आ सकते हैं। मतलब बचपन में किसी को मार दिया, उससे बोला यार तेरा देख डाइफायोडेंट है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ये आ जाएगा वापस। मोनोफायोडेंट मत तोड़ देना किसी का बस, ठीक है? सो थीकोडोंट, डाइफायोडेंट और हेटेरोडोंट का मतलब हो गया टीथ अलग है, ठीक है? होमोडोंट भी होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन हमारे में कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं। होमोडोंट जैसे फ्रॉग के केस में देखोगे तो होमोडोंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे टीथ के बारे में हो गया, दीज आर द टीथ। अच्छा, थीकोडोंट के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसे टीथ जो किस में रहते हैं? सॉकेट में फिट रहते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थीकोडोंट, ठीक है? तो सिंपल आपको अपने जो NCERT में हमें डिटेल दे रखे हैं टीथ के बारे में, दैट इज अ TTH, बस 3 टर्म दे रखे हैं। सो आई थिंक दैट्स फाइन, राइट? उसके बाद आता है कि आपको बोला जाता है कि टीथ अच्छा किसी एक स्पेशल सब्सटेंस का बना होता है। क्या नाम होता है उसका? दैट इज इनेमल, राइट? तो इनेमल के बारे में बात, अच्छा इनेमल के बारे में और कुछ बताइए। हार्डेस्ट है, और कुछ बताइए। हाँ, अच्छा इसमें ना एक चीज, जैसे इनेमल में कौन से सेल से बनता है ये, ठीक है? कौन से सेल से बनता है, तो कई बार ना हमें याद नहीं रहता। तो इनेमल का इन अगर आप अलग कर दो, AMEL बचा, ठीक है? बहुत बार हमें नहीं याद रहता कि ये इनेमल कौन सी सेल से सिक्रीट होकर बन रहा है। अगर आप टीथ देखोगे, उसकी स्ट्रक्चर देखोगे, तो हमें सेल का नाम ही नहीं रहता कौन से। तो अमेलोब्लास्ट, ये जो पार्ट है AMEL, इसको आप निकाल लो, दैट इज अ अमेलोब्लास्ट। ये जो इनेमल है वो किससे बना होता है? अमेलोब्लास्ट सेल से बना होता है। इससे ही आपका इनेमल सब्सटेंस बनेगा। और इसमें मेजर पोर्शन किसका होता है? फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम।
कैल्शियम फॉस्फेट बोल सकते हो, या जितने भी फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम है स्पेशली अगर आप बोलना चाहो तो। जो भी सॉल्ट बनते होंगे इसके, उससे आपका क्या बन जाता है, ये लेयर बन जाता है, राइट, इनेमल बन जाता है, ठीक है। अब टीथ के बारे में हमने ये पढ़ा। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि टीथ जो है, जो हमने डेंटल फॉर्मूला लिखा था कि 2 1 2 3 2 1 2 3, हम इसको बोल रहे थे कि दीज आर द हेट्रोडोंट। ये हेट्रोडोंट होते हैं ना, तो अगर हेट्रोडोंट हैं तो मतलब वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमारे सारे टीथ एक से तो है नहीं, सारे टीथ अलग अलग है, राइट। तो कौन कौन से टीथ हैं, ये पहला वाला कौन सा होता है, these are the incisors, second one is the third one, and this one is molars. Incisors, canines, premolars and molars, right? So these are the type of teeth we are having, 2 1 2 3 2 1 2 3, जिसमें हम 4 टाइप के टीथ है हमारे पास। इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है एंड मोलर्स है। इंसीजर्स का फंक्शन क्या होगा, कटिंग, राइट, और उसके बाद आपका कैनाइन्स में टीयरिंग, राइट, और प्री मोलर्स एंड मोलर्स स्पेशली फॉर ग्राइंडिंग, राइट। तो दिस इज द फंक्शन दैट वी आर हैविंग फॉर द टीथ। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा टीथ आपको मिलेंगे हॉर्स और पिग में, ठीक है। उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 3 1 4 3 3 1 4 3। ऐसे आप देखो, जैसे एलिफेंट का देखेंगे तो एलिफेंट के आपने देखे टस्क क्या होते हैं, वो अगर आप देखो तो वो इंसीजर्स है आपका। 1 0 0 3 0 0 3 फॉर्मूला होता है एलिफेंट का। और एलिफेंट और रेड का बहुत सिमिलर होता है, मतलब सॉरी, सो आपका रेड का दिस इज फॉर द एलिफेंट, और रेड का अगर आप देखोगे तो दिस इज सिमिलर एग्जैक्टली 1 0 0 3 1 0 0 3, दैट इज फॉर रेड। तो एलिफेंट और रेड के डेंटल फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर आप एक इंसीजर अगर हटा दोगे तो, ठीक है। सो दिस इज, और अगर आपसे सबसे ज्यादा टीथ पूछे जाएंगे तो यूल बी राइटिंग के हॉर्स और पिग के होते हैं, 44 होते हैं द काउंट दैट वी आर हैविंग फॉर द, अगर आप एनिमल्स में देखते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टीथ। अच्छा, फिर और क्या होता है बकल कैविटी में, हम एक जनरलाइज बात कर रहे थे, अभी हम उस पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्या एनसीईआरटी में दे रखा है। वी आर जस्ट, आई एम जस्ट लुकिंग कि आपको कितना इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, कितना हमें पता है। तो बकल कैविटी में हमने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, लिप्स के साथ। वी आर हैविंग द लेबिया, अपर लेबिया, लोअर लेबिया, उसके बीच का स्पेस इज वेस्टिब्यूल। उसके बाद क्या है हमारे पास, टीथ। टीथ किसका अपर सरफेस, इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट होता है, राइट। अच्छा, जॉज में फिट रहता है इसलिए हम उसको थीकोडॉन्ट बोल रहे हैं। अलग अलग होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, डाइफाइडेंट, क्योंकि कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में एक बार आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा कि अडल्ट का, ये इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट का 2 1 2 3 आप जानते हो ऑलरेडी। 17 ईयर ओल्ड में लास्ट वाला मोलर नहीं आया होता, तो उसको हम लिखते हैं 2 1 2 2 2 1 2 2, दैट इज फॉर 17 ईयर ओल्ड किड, राइट। अगर आप किसी बेबी के लिए अगर पूछा जाएगा तो यूल बी राइटिंग 2 1 0 2। फॉर बेबी इट इज 2 1 0 2, राइट। सो दिस इज फॉर द बेबीज, दिस इज फॉर 17 ईयर ओल्ड। और अडल्ट के लिए आपको बचपन से ही पता था 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है, मतलब 32 टीथ्स होते हैं, ठीक है। अब टीथ के बारे में और अगर कुछ जाने तो मैंने आपको एक चीज और बोली कि इनेमल में AMEL इज रिप्रेजेंटिंग एमेलोब्लास्ट सेल्स से बनता है, सिक्रीट होता है, कैल्शियम के फॉस्फेट से बना होता है, मेजर पोर्शन इसी का होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द टीथ, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, अगर हम चलें इस बकल कैविटी के अंदर, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस रूम में हम बैठे हैं, समझ लो कि ये कोई एक बकल कैविटी है, राइट। अब इस बकल कैविटी में अगर आप देखें तो आपके इसके फ्लोर पे क्या है, हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पे क्या है, टंग है, राइट। चलिए टंग के बारे में बताइए कुछ। टंग में आप देखो तो टंग जो है वो कौन से बोन पे सपोर्ट, कौन सा बोन इसको सपोर्ट कर रहा होता है, आपकी जो बोन, ये वाला बोन पे तो रखे हायोइड, HYOID। कौन सा बोन सपोर्ट कर रहा है, नीचे से अगर हम देखेंगे तो हमारी टंग जो है जिस बोन पे रखी है उसका नाम है हायोइड बोन, राइट। अच्छा, आप देखो कि इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो फ्री है, टंग का आप आगे वाला पार्ट तो आप इसको फ्री मूव करा सकते हो ना, लेकिन पीछे से कनेक्टेड है, ठीक है। पोस्टीरियर एंड से कैसा है, कनेक्टेड है। तो पोस्टीरियर एंड से एक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, बेस के साथ, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनोलम।
कौन से एंड को कनेक्ट कर रहा है? पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग। ठीक है, और टंग के बारे में कुछ बताइए। इनके ऊपर पेपिला प्रेजेंट होते हैं, और उन पेपिला एक्चुअली होता क्या, सरफेस पे ना बहुत सारे, टंग के सरफेस पे आप रिजेस देखोगे, अगर आप किसी की टंग देखो तो उस पर पिंक पिंक कलर के आपको कुछ ऐसे डॉट्स से दिखते हैं ना, तो ऐसे कुछ ना रिजेस निकले होते हैं टंग के ऊपर, ठीक है। और उन रिजेस को आप क्या बोलते हो? पेपिलीज बोलते हो। और उन पेपिलीज में डिफरेंट टाइप के पेपिलीज हैं, आपके इसमें एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा, बट वी कैन डिस्कस अबाउट इट, कि आपके पास जो पेपिलीज होते हैं, उन पेपिलीज में अगर आप नाम लें, बताएं कौन कौन से पेपिलीज होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कमवैलेट, दूसरा बताइए फिलीफॉर्म, एंड किसी ने फॉलिएट का नाम सुना है? कई जगह टेक्स्ट में आपको फॉलिएट भी मिलेगा, लेकिन ह्यूमन में अगर हम देखेंगे, स्पेशली हम तीन को ही स्टडी करते हैं, सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। तो अगर आप टंग बनाते हो तो यहां आपके कहीं क्या मिलेंगे? कितना नंबर होता है? 8 to 12, राइट। ये सबसे लास्ट में होंगे सर्कमवैलेट, पीछे बिल्कुल पोर्शन में, राइट। 8 to 12 नंबर होता है, इनको सर्कमवैलेट बोलते हैं। उसके बाद है फिलीफॉर्म, इनका नाम ही, मैंने आपको बोला कई बार, तो वर्ड अपने आप से खुद से बता देता है कि मेरा क्या काम है। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म मतलब इनका काम है पूरी टंग को फिल कर देना। जो आप देखते हो फिलीफॉर्म का मतलब हो गया दीज विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द टंग, मतलब पूरे टंग पे सब जगह प्रेजेंट मिलेंगे आपको। और ये कैसे होते हैं? कोनिकल होते हैं। जो रिजेस के फॉर्म में आपको पूरे टंग पे दिख रहे हैं वो कैसे हैं? फिलीफॉर्म है और कोनिकल है, राइट। उसके बाद आपके पास आते हैं फंजीफॉर्म, ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। अच्छा, इनके पास टेस्ट बड्स नहीं होती, टेस्ट बड्स नहीं होते फिलीफॉर्म में, टेस्ट बड्स नहीं होते। तो अगर आप बीच में, इसीलिए जब मेडिसिन लेते हैं तो पीछे रख लेते हैं, बीच में रख लेते हैं, जिससे क्या ना लगे, उसका टेस्ट ना आए कोई, राइट। तो वो इस वजह से आपका फिलीफॉर्म के पास आप रखते हो, राइट। सब पूरे थ्रू आउट द टंग होंगे। उसके बाद फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म वैसे कई आप टेक्स्ट में देखोगे कई जगह लिखा होता है कि सरफेस कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं, लेटरल साइड पे होते हैं, कई जगह होता है थ्रू आउट द टंग होते हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट टंग भी कंसीडर कर सकते हो। इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, इसी से आपको टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पेपिलीज वी आर हैविंग, सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। इसमें से टेस्ट बड्स किसके पास मिल रहे हैं आपको? फंजीफॉर्म को मेनली अगर आप देखते हो तो यहाँ से स्वीट टेस्ट मिल रहा होता है आपको, यहाँ से सॉल्ट मिल रहा होता है, और यहाँ से सोर टेस्ट मिल रहा होता है, ये वाले पोर्शन। यहाँ आपको स्फेरिकल फॉर्म में ये क्या होंगे? फंजीफॉर्म प्रेजेंट होंगे ऐसे। सो दिस इज अबाउट द टंग। तो टंग का हमने पढ़ा कि, और बोन कौन सी होती है, कौन से बोन पे रहता है? हायोइड बोन पे रहता है। पीछे से किससे कनेक्ट रहता है? फ्रेनुलम के थ्रू कनेक्ट रहता है। इसके ऊपर कुछ पेपिलीज होते हैं, उन पेपिलीज का काम क्या है? पेपिलीज का काम है टेस्ट बड्स होना। लेकिन आप ये सोचते होगे कि अच्छा फिर क्यों इसको क्यों रख रहे हैं जब इसके पास टेस्ट बड्स तो है नहीं? बट दे आर हैविंग द म्यूकस सेल। आपके पास जो सेल्स है उनसे वाटरी सिक्रीशन भी तो निकलेगा ना, तो वो भी सिक्रीट करने में हेल्प कर रहा है। ये जो पेपिलीज हैं वो वाटरी सिक्रीशन भी रिलीज कर रहे हैं। सिरस सेल्स भी होते हैं, म्यूकस सेल्स भी होते हैं, दो सेल्स आर एक्चुअली रिलीजिंग द वाटर, राइट। तो वो उसका कंटेंट बनाने में, सलाइवा के कंटेंट को बनाने में और आपकी टंग को मॉइस्ट रखने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि हमेशा आप टंग को मॉइस्ट रखने के लिए सलाइवा तो सिक्रीट नहीं करोगे ग्लैंड से, ठीक है। तो आपके टंग के पास भी तो मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वो अपने आप को मॉइस्ट रख पाए। भाई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बकल कैविटी का, और वो अपने आप उसके पास कोई इंतजाम ही नहीं है। तो उसने अपना कुछ इंतजाम कर रखा है फॉर मेकिंग वाटर, और अपने आप को मॉइस्ट रखने के लिए उसके पास क्या होते हैं, लाइक दीज आर द वन जिसके पास टेस्ट बड्स नहीं है। आप सोचोगे कि यार हमने पेपिलीज पढ़ ली, इनके पास टेस्ट बड्स नहीं है, फायदा क्या है? दे आर कीपिंग द टंग मॉइस्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम बकल कैविटी के अंदर थे। बकल कैविटी की राइट में हमने सबसे पहले लिप्स देखे, उनके बीच का वेस्टिब्यूल, देन टीथ के बारे में बात की, फिर टंग के बारे में बात की कि टंग के ऊपर रिजेस हैं, उनको पेपिलीज बोल रहे हैं, और आपके पास 3 टाइप के हैं, सर्कमवैलेट हो गए, फोलिएट हो गए, एंड फंजीफॉर्म हो गए, ठीक है। अब बताइए और क्या होता है। अच्छा, अब ये अगर हमने इस रूम को माना था कि दिस इज अ बकल कैविटी, ये पूरा रूम कैसा है? एक बकल कैविटी है। तो इस बकल कैविटी में अगर हम एंटर करने के बाद हमने देखा, इसके हमने फ्लोर के बारे में बात कर ली कि जिस पे टंग थी उसके नीचे हायोइड बोन था। अब इसकी रूफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप फ्रंट पार्ट देखो तो इसको जैसे पूरा जो रूफ होती है उसको क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं।
अब इस पैलेट में आप बताइए, अगर अपने टंग से टच करके देखिए फ्रंट वाला पार्ट कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड पार्ट है। अगर इसके पीछे वाला पार्ट देखेंगे दैट इज अ सॉफ्ट, राइट? तो आप खुद से फील कर सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे साथ हुआ था, ये ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था लेकिन मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन था बहुत पहले, कभी स्टेट पीएमटीज में क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि जब आप इंस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, तो डायफ्राम ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन मैंने रॉन्ग कर दिया क्योंकि उसी टाइम मैंने सांस ली और मुझे लगा कि डायफ्राम ऊपर जा रहा है। ए भगवान, कितना छोटा बच्चा था मैं तब। चलो, तो तुम लोग ऐसी गलती मत करना कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से फील करने लगोगे, नहीं लिटरली। लेकिन इस वाले में कर सकते हैं कि अगर आप टंग को टच करोगे तो पैलेट जो है उसमें आपके पास होगा हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड पैलेट है आपके पास और कैसा पैलेट है? सॉफ्ट पैलेट है। तो फ्रंट वाले पार्ट में आपके पास कैसा है? हार्ड पैलेट, और बैक साइड में कैसा है? सॉफ्ट पैलेट है। वहां पर एक स्ट्रक्चर भी मिलती है आपको, जो इसका पोस्टीरियर पार्ट, हैंगिंग पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? यूविला। पोस्टीरियर पैलेट में आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर मिलती है जिसको यूविला बोलते हैं, ठीक है। अब इस यूविला का फंक्शन क्या होता है? जो आपकी जो इंटरनल नोजरल्स है, अगर आपने बोलस बना लिया, खाना खाया, इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं कि भाई खाना जो है बहुत अच्छे से चबा के खाओ, मेस्टिकेट करके खाओ। एक और भी चीज़ करते हैं कि जैसे हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम सीरीज़ देख रहे होते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो खाना खाते टाइम सीरीज़ देखते हैं, या कोई टीवी देख रहा है, या कोई ऐसा जनरली बंदा है जो बस खाना खाते टाइम बस खाना खाता है? चलो, अच्छा, कम से कम कोई तो है। तो बच्चे, जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जितनी भी न्यूरोनल एक्टिविटियां रिलेटेड टू द डाइजेशन जो वो होती हैं, वो नहीं सही से परफॉर्म हो पाती। आपका डाइजेशन में आपके क्या होगा, जो सिक्रीशन होने वो प्रॉपर नहीं हो पाते। इसीलिए जैसे छोटे बच्चों का फेवरेट कार्टून है कोकोमेलन। पूरी दुनिया में कोकोमेलन चल रहा है, इतना एडिक्टिव है कि आप उस बच्चे से कुछ भी करा सकते हो कोकोमेलन दिखा के, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि फिर उन बच्चों के प्रॉपर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पेशली फॉर द डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इवन आप लोगों में भी आप देखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। द थिंग इज कि हमने खाना खाने की एक्टिविटी को एक सेकेंडरी एक्टिविटी मान लिया और सीरीज देखना एज अ फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपके जितने भी एक्टिविटीज़ जो सिक्रीशन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, और उससे फिर फूड भी आप जल्दी जल्दी आप इनगल्फ करते हो, अंदर जाता है और वो छोटा नहीं हो पाता। मतलब आप यू आर नॉट ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस, और उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं, और सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा तो जितने भी एंजाइम्स हैं दोज विल नॉट बी वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। तो यूविला का फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि आप जब इसको सलाइवा के साथ मिक्स करोगे, फूड के छोटे छोटे पीसेस करोगे, एंड यू आर गोइंग टू मेक द बोलस। क्या बनाते हैं हम लोग? अब ये बोलस, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाते हैं, तो ऐसे ये बोलस जाता है, और बोलस जाके यूविला को प्रणाम करके जय माता दी आगे निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको नहीं पता, बेचारा गरीब हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है ना, तो ये दुआ मांगता जाता है कि हे भगवान, मुझे ईसोफेगस ही दिलाइयो, इस जन्म मुझे ईसोफेगस ही मिले, ठीक है। तो वो बेचारा ये दुआ करते हुए यूविला को ऐसे टच करके, और इससे ये भी होता है कि आपके नेजल चैम्बर, जैसे बताया कि नेजल चैम्बर जो आपके इंटरनल है उनको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, तो आपका फूड जो होगा वो वापस उधर से नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी वॉमिटिंग के केस में आपने देखा होगा वापस आ जाता है, क्योंकि यूविला उस टाइम पे क्लोज नहीं कर रहा है। अगर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है, तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में हमारा जो फूड होता है वो वापस जब आता है तो वो नोज़ के थ्रू भी कई बार देखता है, किसी को बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में नोज़, जो आपके नोज़ चैम्बर्स होते हैं वहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो यूविला का फंक्शन समझ आ गया, ठीक है। आप बताइए, माउथ कैविटी में और कुछ बचा डिस्कस करने के लिए? माउथ कैविटी में हमने रूफ देख लिया, ठीक है, हमने उसका बेस देख लिया, उसमें क्या होता है, टीथ के बारे में बात कर लिया, टंग के बारे में बात कर लिया। उसके अलावा आपके जॉ बोन्स, राइट, आपके पास क्या है, मैक्सिला एंड मैंडिबल। आपकी क्या अपर जॉ बोन मूव कर सकती है? आपके पास है मैक्सिला एंड मैंडिबल, तो मैंडिबल मूव कर सकती है, मैक्सिला मूव नहीं कर सकती, राइट। सो मैंडिबल्स आपके हो गए, लोअर जॉ, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। इससे कनेक्टेड जो मसल होती है उसका नाम होता है मैसेटर मसल।
इसीलिए आपने देखा होगा कई बार आप देखते हो कि कभी न्यूज़पेपर में आता है कि भाई साहब ने ट्रक खींच दिया, कोई एरोप्लेन ही खींच दे रहा है दांतों से, सुना है ना? पहले बहुत आता था कि भाई एक भाई साहब हैं, उन्होंने इतने स्ट्रांग है कि अपने जॉ बोन से, मतलब अपने दांतों से ट्रक खींच रहे हैं, कार खींच रहे हैं। भाई क्यों खींच रहा है? खाना ही खा ले, क्यों कर रहा है फालतू वाले काम? लेकिन फिर भी द रीज़न इज़ क्योंकि हमारे पास जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, और उसके साथ जो मसल कनेक्टेड है उसका नाम है मेसेटर मसल, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए आप ट्रक भी खींच रहे हो, एरोप्लेन भी खींच रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अबाउट द बोन्स, ठीक है। तो इसके अलावा आप बताइए बकल कैविटी में और कुछ होता है? और कोई इवेंट हो रहा हो, शादी ब्याह कहीं कुछ और हो रहा हो तो? किसका? ग्लोटिस तो आगे चलेंगे, अभी आगे, अभी तो हम बकल कैविटी के अंदर ही है। तो बकल कैविटी में हम डिस्कस कर रहे हैं, बकल कैविटी के अंदर, इसके अंदर स्लाइवा आता है, उसके बारे में भी चलो बात कर ही लेते हैं। जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है तो क्यों ना हम इस बकल कैविटी में ये बात कर लें कि यहाँ पर एक सिक्रीशन भी होता है कि जब कोई आता है तो वही बहारो फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आया है। तो जैसे ही खाना आता है तो वही बकल कैविटी की सिचुएशन होती है कि नहीं, इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे कि आ जाओ हम तुम्हारे पास सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कितने कितने पेयर होते हैं, कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। डॉग में 4 होते हैं, एक और होता है एडिशनल, इसीलिए आप देखते हो कि उनमें एक्सेसिव सलाइवेशन होता है क्योंकि उनमें 4 होते हैं, एक और होता है जाइगोमेटिक नाम होता है उसका। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, तो कितने हो गए? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड है ये। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? चीक्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, यही जो स्नेक्स है उनका पॉइजनस ग्लैंड होता है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है स्नेक्स के अंदर यही पॉइजन ग्लैंड बनाता है। तो अगर कभी किसी ज़माने में कोई, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो और सांप कोई किसी ने काट लिया आपके पेशेंट को, तो अगर सांप लेके आता है तो निकाल लेना उसकी ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड ही एक्चुअली पॉइजनस ग्लैंड है जो स्नेक्स में बनती है, ठीक है। सो पैरोटिड ग्लैंड हो गया, इसका लोकेशन चीक्स में हो गया। और बताओ पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा कौन सा ग्लैंड है? सब मैक्सिलरी। और सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। तीसरा कौन सा होता है? सब लिंगुअल। अच्छा, आपकी टंग को लिंगुआ बोलते हैं। आपकी नहीं, मतलब मेरी टंग को भी लिंगुआ ही बोलते हैं। सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स दैट वी आर हैविंग, जिनसे हमारा क्या बनता है? सलाइवा बनता है, ठीक है। एक है पैरोटिड ग्लैंड, ये अगर आप यहाँ हाथ रखोगे तो दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड। कई बार इसमें स्वेलिंग आ जाती है, एक डिजीज हो जाती है मम्स, इसमें इन्फेक्शन हो जाए, डिजीज होती है मम्स। सो दैट इज अ इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। आपकी चीक्स का पोर्शन है, यहाँ आपकी स्वेलिंग हो जाती है, उसमें डिजीज मम्स हो जाता है और चीक्स के पास होती है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखो पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसका जो डक्ट है ओपन हो रहा है, ज्वाइंट पे ओपन होता है। मतलब अगर आप अपने दोनों जॉज देखोगे, आपका मैक्सिला हो गया ऊपर वाला, ये मैंडिबल हो गया, और ये दोनों जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं ये ओपन वहाँ होता है, ठीक है। ये कहाँ ओपन होगा आपके? अच्छा, तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी से बाहर हैं, लेकिन इनकी जो डक्ट्स हैं दोज आर ओपनिंग इनटू द बकल कैविटी। इसीलिए आप इनको कौन सी ग्लैंड्स बोल रहे हैं? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल रहे हैं क्योंकि इनकी डक्ट्स कहाँ ओपन होती हैं? बकल कैविटी के अंदर ओपन होती है, ठीक है। सो उस बकल कैविटी में आपके पैरोटिड, सब, अच्छा, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर के बारे में बात कर रहे थे। इट इज प्रेजेंट एट द जॉइंट। ये आपके जो दोनों जॉज हैं इनके जॉइंट पे प्रेजेंट होता है ओपनिंग इसकी। उसके बाद है आपके पास सब लिंगुअल। सब लिंगुअल बताइए कहाँ होता है? बिलो द टंग, नाम में ही है सब लिंगुअल, मतलब लिंगुआ के नीचे, टंग के नीचे। सो दैट इज सब लिंगुअल, राइट। इसमें सबसे ज्यादा जो सिक्रीशन होता है वो 70% तक सिक्रीशन किससे होता है? सब मैक्सिलरी से होता है, राइट। 20% सिक्रीशन पैरोटिड से होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 5% सिक्रीशन सब लिंगुअल से होता है। हाँ,
लार्जेस्ट में आपका वो पैरोटिड हो जाएगा, लेकिन बट वी आर द थिंग सिक्रीशन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज हैविंग अ 70%, 20% एंड द 5%, ठीक है। सिक्रीशन वाइज आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर है, ठीक है। बताइए इतना क्लियर है, ठीक है। अब इनके बारे में एक और चीज बता दीजिए, इनके डक्ट का नाम बता दीजिए। पैरोटिड में कौन सी है? स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट है दैट इज ओपनिंग वेयर, आपके पास चीक के पास ओरल कैविटी में खुल रहा है, वहां सिक्रीशन रिलीज कर रहा है, तो दैट इज अ स्टेनसन्स डक्ट। उसके बाद है आपके पास सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, वॉर्टन्स डक्ट। उसके बाद है डक्ट ऑफ रिवेनस, सब लिंगुअल में है डक्ट ऑफ रिवेनस। ठीक है, सो दीज आर द डक्ट्स जिनके थ्रू क्या होता है, इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द ओरल कैविटी, राइट। आपके ओरल कैविटी में आपका सलाइवा बनेगा, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन अगर आप देखोगे सलाइवा का 99.5% पोर्शन क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक एंटीबॉडी भी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है? इम्यूनोग्लोबिन का नाम कौन सा होता है? अच्छा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आप डॉक्टर बनोगे, ऑलरेडी हो डॉक्टर, सॉरी माय मिस्टेक, आप लोग ऑलरेडी डॉक्टर हो, लेकिन आपकी, मैं जो है ऐसा काइंड ऑफ, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, तो उनको जामवंत ने याद दिलाया था ना, पता है क्या? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है अपनी, हाँ, जामवंत ने याद दिलाया था, राइट। तो वैसे ही आप लोग भी अपनी शक्तियाँ भूल चुके हो कि आप लोग पिछले जन्म में कौन थे? डॉक्टर्स थे, अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट। तो आई एम लाइक अ जामवंत, और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे आपका जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर एक एंटीबॉडी होती है IgA। कौन सी एंटीबॉडी होती है? हम सलाइवा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सलाइवा का pH कितना होता है? pH होता है 6.8, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा में क्या मिलता है और क्या होगा? सलाइवा में आपने देखा 99.5%, 99.5% क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। रेस्ट 0.5% के अंदर पूरी दुनिया की चीज़ें हैं, पूरी कायनात इसी के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, IgA, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, तो आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। मैं फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, अभी आप ये पढ़ोगे एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी में हम जब जाएंगे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। IgC नहीं होता बच्चे, IgA, ठीक है। E, आपके पास A है, G है, D है, M है और E है, राइट। ये I का मतलब हो गया, IG का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन्स, राइट। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जब भी आपको सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जब हेल्थ और डिजीजेस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो अभी से थोड़ा सा आप जान लो इसके बारे में। IgM इज अ पेंटामेरिक। इसका मतलब क्या होता है? पेंटामेरिक का मतलब होगा, सपोज आपको इन्फेक्शन हुआ सबसे पहले, तो आप क्या चाहोगे? जैसे इसका शेप आपको पता है, ऐसा होता है शेप, एंटीबॉडीज का आपने शेप देखा होगा, ठीक है। ये एक सिंपल, एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी ऐसी दिखती है, इसको IgG बोलते हैं। IgG का शेप ऐसा होता है, अगर आप बोलो तो ये IgG है, और भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, लेकिन IgM जो होता है, आप IgM मान लो, इसी तरीके की 5 स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आप कौन सी एंटीबॉडी चाहोगे जो सबसे पहले हो सकता है आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन, दे विल बी आस्किंग कि सबसे पहले जब हमें डिजीज होती है तो कौन सा एंटीबॉडी आपके ब्लड में डिटेक्ट होगा? सबसे पहले आपके पास आएगा M, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अभी पढ़ेंगे इम्यूनिटी में, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले
प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले आता है आईजीएम। अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा तो आप बोलोगे पेंटामेरिक है। भाई इसके इतने सारे हाथ पैर हो गए, टोटल 10 हो गया, पेंटामेरिक है, पूरी आर्म्स हैं इसके पास, यहाँ जाके ये एंटीजन को बाइंड करता है। ये सरफेसेस होती है जहाँ जाके कोई भी एंटीजन होगा ये उसको क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। तो ये अपने आप में महाशक्तिशाली पेंटामेरिक एंटीबॉडी है जो जाके सबसे पहले इन्फेक्शन की साइट पे मिलेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी आपको कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो व्हाट काइंड ऑफ एंटीबॉडी यू विल बी फाइंडिंग एट द फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सेज पे। आईजीएम पहुंचेगा, साथ में आईजीजी मिलेगा, ठीक है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स से ज़्यादा फिर आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मिलेगा, क्योंकि दैट इज क्रिएटिंग द मेमोरी, राइट। आपकी मेमोरी क्रिएट होगी और उससे आप फिर इन्फेक्शन से इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, आईजीए होता है। समझ आ गया, आईजीए, आईजीएम, जी तो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो इतने तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं। तो हम सलाइवा के बारे में बात कर रहे थे कि इसके अंदर अच्छा बहुत सारे आयंस भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और कौन सा हो गया? हाँ, क्लोराइड, और कार्बोनेट भी होता है, बाइकार्बोनेट। सो दीज आर द आयंस दैट वी आर हैविंग, राइट। तो ये सलाइवा का कंपोजिशन हो गया। कितना सिक्रीट होता है अप्रोक्सीमेटली? 1.2 to 1.5 लीटर के अराउंड आपका सलाइवा का, अगर आप देखोगे तो इतना सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड से। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर, राइट। तो आप बताइए बकल कैविटी से क्या हम फ्री हो गए? कुछ ऐसी चीज बची क्या वहां देखने लायक? टॉन्सिल्स के बारे में, वो टॉन्सिल्स आर आल्सो यूजफुल फॉर द इम्यूनिटी। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं आपके, दीज आर द प्लेसेस जहां आपके क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स जाके मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो टॉन्सिल्स के बारे में बात कर सकते थे कि वो लिम्फॉइड टिश्यूज है जहां आपके मैच्योरेशन होता है। जो मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे कटप्पा बाहुबली को ट्रेन करता है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी कैसे होते हैं कि दीज आर द वन जहां आपकी जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है या वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। तो अगेन एक समराइज करने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट कि हमने ये कवर किया ओरल कैविटी और बकल कैविटी के अंदर थे हम लोग, ठीक है। ओरल कैविटी और बकल कैविटी में हमने पढ़ा कि टीथ है, टंग है, राइट। टीथ में थीकोडेंट, हेट्रोडेंट एंड डायोफायोडेंट, राइट। उसके अंदर हमने देखा कि मस्कुलर ऑर्गन एक फ्लोर पे कनेक्ट रहता है, किसके थ्रू? फ्रेनुलम के थ्रू, अपने पोस्टीरियर एंड से, और एंटीरियर एंड पे फ्री होता है। उसके नीचे कौन सी बोन होती है? हाइड बोन होती है, ठीक है। सो ये सब हमने बकल कैविटी, ओरल कैविटी में पढ़ लिया। और हमने ये भी पढ़ा कि सलाइवा का कंपोजिशन कैसा होता है, कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अच्छा बताइए, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की डक्ट कौन सी होती है? कौन से डक्ट से? वॉर्टेंस डक्ट। और आपका सबलिंगुअल की कौन सी डक्ट होती है? डक्ट ऑफ रेवेनस, ये स्मॉलेस्ट भी होती है। डक्ट ऑफ रेवेनस स्मॉलेस्ट डक्ट भी है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो सिक्रीशन सबसे ज्यादा किससे हो रहा था? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर से सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किससे होता है? सब लिंगुअल से सिक्रीशन सबसे कम होता है, ठीक है। और पैरोटिड से अराउंड 20% होता है। इन्फेक्शन जो होता है पैरोटिड ग्लैंड में, उसका क्या नाम होता है? मम्स। मम्स इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड में। उसके बाद हम आ जाते हैं फेरिंग्स के अंदर। तो एनसीईआरटी में जैसे दिस इज द कॉमन प्लेस, आप जैसे इस बकल कैविटी से, इस चैम्बर से आगे जाओगे तो वी आर हैविंग अ वन स्पेस, और इस स्पेस को हम बोलते हैं फेरिंग्स, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ओपन स्पेस है। यहीं आपके पीछे इंटरनल नेजल चैम्बर्स दिखते हैं। तो इसमें जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में भी आपके पास है नेजोफेरिंग्स, और कौन सा होता है? और कौन सा है? फिर है आपके पास लैरिंगोफेरिंग्स। तो आपके पास फेरिंग्स के 3 पार्ट है। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ? नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल चैम्बर के सामने वाला जो फेरिंग्स का एरिया होगा उसको बोल देंगे नेजोफेरिंग्स। आपका ओरल कैविटी जहां पीछे ओपन हो रहा है उसके बीच का, जैसे ये पूरा स्पेस है हमारा, दिस इज अ फेरिंग्स एरिया। उस फेरिंग्स एरिया में जो इंटरनल नेजल चैम्बर के सामने का पोर्शन है दैट इज अ नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के सामने वाला एरिया दैट इज अ ओरोफेरिंग्स। और अगर आप उससे नीचे जाओगे लैरिंग्स के सामने वाला पोर्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। अगर आप इसमें देखिए तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग, ठीक है। इतना इसका फंक्शन है, ठीक है। इसमें कहीं ना कोई सिक्रीशन हो रहा है, ना कोई किसी तरीके से और ये कोई हेल्प कर रहा है। सो दिस इज द थिंग दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। अच्छा, इसमें डीग्लूटेशन का पार्ट है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ होती है, अच्छा बकल कैविटी में हम भूल गए कि एक जो मेस्टिकेशन का प्रोसेस है, मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं अपने क्रेनियल नर्व्स के नाम सुने होंगे,
ठीक है। तो आपके पास जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके थ्रू आप कंट्रोल करते हो, मतलब ब्रेन से वो नर्व्स जो आपकी इन प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे जो मेस्टिकेशन का प्रोसेस है उसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है। कौन सी? फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जिसका नाम होता है ट्राइजेमाइनल। एक शाहरुख खान की मूवी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि कौन सी मूवी थी जिसमें वो उसका एक्सीडेंट होता है और 1 सेकंड के अंदर कैटरीना कैफ ये विश करती है, हाँ 1 सेकंड के अंदर ही वो विश करती है कि हे भगवान, मतलब मैं इसको छोड़ दूंगी, इससे अलग हो जाऊंगी, बस इसको सही कर दे। तो मतलब ये कौन सी विश हुई? वो सही भी हो जाता है फिर उसके बाद। और उसका कुछ ऐसा पार्ट डैमेज होता है ब्रेन का कि उसको बस उतना पोर्शन याद नहीं रहता, और मतलब कंडीशनल, बहुत ज़्यादा कंडीशनल, ठीक है। ऐसा ही कोई चीज़ फिफ्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू अगर आपका डैमेज हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेस्टिकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइजेमाइनल, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजेमाइनल। अभी नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहां आप पढ़ोगे, इतना डिटेल में नहीं दे रखा, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट। ट्राइजेमाइनल। सो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है जिससे क्या कंट्रोल होता है? मेस्टिकेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 9th क्रेनियल नर्व है उसके थ्रू आपका डीग्लूटिनेशन, आप कैसे स्वेलो करोगे। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट भी होते हैं वो फूड स्वेलो नहीं कर पाते और उनके फिर फूड बैग लगाया जाता है, ठीक है। तो वो 9th फूड बैग का मतलब हुआ यू आर गिविंग इन टू द लिक्विड फॉर्म, राइट। तो वो 9th क्रेनियल नर्व से होगा, ठीक है। तो आपके पास 12 पेयर्स हो गए पूरे क्रेनियल नर्व्स के। अगर आप देखोगे तो वील बी स्टडिंग दैट इन द नर्वस सिस्टम, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, हमने सलाइवरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया कि पॉइजन ग्लैंड कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड, राइट। चलो, तो वापस फेरिंग्स के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम कोई डाइजेशन में हेल्प करें, तो देन वी आर मूविंग अहेड विद द ईसोफेगस। ईसोफेगस कैसा होता है? थिन और लॉन्ग ट्यूब है। यहाँ भी बस पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, बट वी आर नॉट हैविंग कोई ऐसा कोई सिक्रीशन नहीं है, ठीक है। तो सिक्रीशन नहीं है, कोई एंजाइम का सिक्रीशन नहीं है या और किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा, बट इट वी कैन से कि इट इज हेल्पिंग इन द मस्कुलर वे, कि आपका पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, फूड को मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है टूवर्ड्स व्हाट? कहाँ जाएगा फूड यहाँ से? इट विल बी गोइंग टू द स्टमक, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, हमारी जर्नी माउथ कैविटी से स्टार्ट हुई थी, अभी नाउ वी हैव रीच टू द स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में हम पहुंच गए, उससे पहले का एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? माउथ, लेबिया, अपर लेबिया, लोअर लेबिया, उसके बाद कौन सा जगह आया? चलिए सबसे पहले बताइए क्या आया था? पहला स्टॉप कौन सा था? लेबिया। अब बताइए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? वेस्टिब्यूल पहुंच गया। वेस्टिब्यूल के बाद हम पहुंच रहे हैं कहाँ? टीथ। टीथ के बारे में कुछ बता दो, क्या होता है? डीटीएच, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? एमिलोप्लास्ट से इडेमल बना होता है, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा एक चीज और, एक्टोडर्मल होता है। इनेमल अगर आपसे कभी ये पूछ ले ओरिजिन, तो जो इनेमल होता है वो एक्टोडर्मल होता है, क्योंकि इसका जो पल्प कैविटी में आप इंटरनल पोर्शन जाओगे तो वो मीजोडर्मल होता है, लेकिन इनेमल से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मे बी अगर आपसे पूछें कौन सी लेयर से बनता है एम्ब्रियो का, आपको पता है 3 लेयर हो गई, एक्टो, एंडो, मीजो, तो उसमें से कौन सी लेयर से बना होता है? ये एक्टो से बना होता है, राइट। तो इनेमल कौन से सेल से बनता है? एमिलोब्लास्ट। तो अगर आप भूल जाते हो तो इनेमल याद रखना, उसके लास्ट की जो 4 लेटर है एक्चुअली दैट इज मेंशनिंग अबाउट द सेल ओनली, कि किससे ये बनता है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए टंग के ऊपर। टंग के बारे में बताइए कुछ। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इट रिमेन्स एंटीरियरली इट इज फ्री, पोस्टीरियरली इट इज रिमेन कनेक्टेड विद द फ्रेनुलम, और बेस पे कनेक्ट रहता है। और इसके साथ बोन कौन सी होती है? हायोइड बोन। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? पैलेट के बारे में पढ़ा था। पैलेट, रूफ का अगर देखें, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूविला के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और चीक्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताइए, कितने? 3 पेयर्स। क्या क्या नाम थे? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या डक्ट का नाम बताइए? डक्ट ऑफ रेवेनस, ठीक है। और बताइए मैक्सिलरी में? मैंडिबुलर, वाटन्स डक्ट। और उसके बाद आपके पास बचती है पैरोटिड ग्लैंड,
स्टेंसन्स डक्ट मैक्सिमम सिक्रीशन कहाँ से आ रहा है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी से आ रहा है, मिनिमम सिक्रीशन सबलिंगुअल से आ रहा है, 20% सिक्रीशन पैरोटिड से आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ सलाइवा। और सलाइवा का सिक्रीशन हो गया। सलाइवा का कंपोजिशन देखेंगे तो इट इज हैविंग वाटर, हाउ मच वाटर? 99.5% वाटर, 0.5% में रेस्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ड मतलब आयंस हैं आपके पास। अच्छा एक और चीज़ होती है, अरे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी तो होता है, सलाइवरी अमाइलेज। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मेमोरी को याद करा रहा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तुम ही लोग हो हनुमान, ठीक है, तो जय हनुमान कह के बस एग्जाम देना और पार नहीं है रावण की लंका में, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, क्या करता है ये? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किस में करता है? माल्टोज में करता है। स्टार्च और माल्टोज में क्या फर्क है? वो पॉलीसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है। स्टार्च पॉलीसेक्राइड हो गया, माल्टोज डाइसेक्राइड हो गया। किसी दूसरे डाइसेक्राइड का नाम बताओ माल्टोज के अलावा। आपके पास नहीं, आपके पास सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज कैसा हो गया? वो किससे बना है? वो बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में क्या आपके पास आ गया? गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। और डाइसेक्राइड में जब आप जाते हो तो डाइसेक्राइड में आपके पास है माल्टोज और सुक्रोज, राइट, और लैक्टोज, राइट। तो आपके पास ये शुगर कैसे हो गए? डाइसेक्राइड हो गए। तो वो एक्चुअली बने होते हैं मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्च से माल्टोज बनता है, पीएच कितना होता है? 6.8, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक पीएच पे ये कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज बना देता है। तो बहुत स्पेसिफिकली ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा एक और होता है एंजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? दिस इज एंटीबैक्टीरियल, दिस इज काइंड ऑफ एंजाइम दैट इज वर्किंग ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आपने ग्लाइकोस जो लिंकेज पढ़ा होगा, 1 to 4 लिंकेज होता है उसमें, नेग और नैम के बीच में यूनिट होती है ना बैक्टीरियल सेल वॉल में, नेग एंड नैम, उनके बीच में बीटा 1,4 करके लिंकेज होता है, उसको उस पे जाके वर्किंग करता है। तो मोस्टली आप देखते हो जितने भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनते हैं वो उसी मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई बता सकता है क्यों करते हैं ऐसा? हम वही क्यों बना रहे हैं? मतलब कोई भी ड्रग बनाने के टाइम पे हम सेल वॉल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं उसकी, बैक्टीरिया की? अगर आपने सेल वॉल को कर दिया डिस्ट्रॉय तो बाकी का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मेडिसिन अगर आप बनाते हो तो आपका सबसे पहला अप्रोच ये, सपोज अगर आप जैसे मतलब आप लोग डॉक्टर हो, अब आने इस वाले जन्म में आपको कोई मेडिसिन बनानी है, तो उसमें सबसे पहला जब भी आप कोई पैथोजन लेते हो तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी से अलग क्या है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली हम ऐसी चीज़ों को देते हैं, मतलब माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आपको बस डॉक्टर नहीं बनना है, आपको ऐसा डॉक्टर बनना है कि जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व कर पाओ। इट्स नॉट अबाउट कि आप डॉक्टर बन गए और रिपीटेटिव वही चीज़ें लिख रहे हो जो पुराने लोग कर रहे हैं। यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू, और मोस्टली वो तभी आएगा जब आपकी हैबिट ऐसी होगी कि आप उसको रिसर्च करोगे फर्दर, ठीक है। तो सपोज अगर आपको कोई मेडिसिन बनानी होगी फॉर एनी बैक्टीरिया और एनी वायरस और एनी पैथोजन, तो पहला टारगेट ड्रग अगर आपको डिस्कवरी करनी है या ड्रग आपको कोई नया बनाना है, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि इसमें अलग अलग चीज़ें क्या हैं हमारी ह्यूमन बॉडी से। क्योंकि अगर आपने सिमिलर बना दिया तो ड्रग तो दे दिया आपने, बैक्टीरिया भी मर रहा है, हम भी मर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंटरनली आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रहा है, तो उस तरीके की ड्रग को वो नहीं करेंगे। तो सेल वॉल आपका एक अलग फैक्टर हो गया, हमारे पास तो होता नहीं है, तो अब और उसमें यूनिट भी अलग है, तो इस तरीके से की एक अप्रोच रहती है। चलो तो हम आगे सलाइवरी ग्लैंड्स पे, ये हमने बकल कैविटी हुए, उसके बाद हमने पढ़ा फेरिंग्स के बारे में। दिस ओपन स्पेस जहाँ आपके पास क्या होता है, आपकी विंड पाइप भी ओपन हो रहा होता है और फूड पाइप भी ओपन हो रहा होता है। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, विंड पाइप क्या हो गया? ट्रैकिया, और आपका फूड पाइप क्या हो गया? आपका जो ईसोफेगस के बारे में हम बात करें, दैट विल बी ओपनिंग देयर, और उसके ऊपर एक कवरिंग होगी, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटस। जो आपके पास एपिग्लॉटस, जो डीग्लूटेशन का प्रोसेस मैंने आपको बोला, उस क्रेनियल नर्व का फंक्शन यही होता है कि वो लैरिंग्स को रेज कराता है। जब आप स्वेलो करते हो तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9th क्रेनियल नर्व क्या करता है, आपका लैरिंग्स को रेज कराता है, जिससे उस फ्लैप को बंद करा देता है वो,
अगर ये फ्लैप यहाँ है और आपके यहाँ ट्यूब है तो ये लैरिंग्स रेज होगा और इस फ्लैप को इधर बंद करा देगा, जिससे फूड ईसोफेगस में एंटर कर जाएगा। तो एपिग्लॉटिस इज द वन दैट इज क्लोजिंग द व्हाट, क्लोजिंग द आपका विंड पाइप और द पाइप दैट इज स्टॉपिंग, जिसमें आपका रेस्पिरेशन होने वाला है, उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। और किसके थ्रू होता है? एपिग्लॉटिस के थ्रू होता है। फिर हमने ईसोफेगस पे आ गए थे, पढ़ेंगे बच्चे अभी, पहले अभी एक बार ट्रैवल कर लें, फिर इसकी लाइनिंग वाइनिंग तोड़ के वो तो डीअसेंबल करेंगे जब पूरा मेम्ब्रेन को, उसके बारे में तब आएंगे। तो हमने फेरिंग्स देख लिया, ईसोफेगस पे आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट ओवरव्यू, एक बार आप देख लो कौन सी जर्नी है, उसके बाद हम इसकी वॉल देखेंगे, ठीक है। तो हम आ गए स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं कि स्टमक के अंदर वी आर हैविंग द डिफरेंट पार्ट्स। आपके पास है कार्डियक, फंडिक, बॉडी होती है, देन पाइलोरिक रीजन होता है। तो अगर आप देखोगे, दिस इज द डायग्राम दैट वी आर हैविंग, सी ये आपका स्टमक का पोर्शन है, ठीक है। तो अगर आप इसको पार्टीशन कर दोगे तो दीज आर द 4 चैम्बर्स वी आर हैविंग। सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास ये हो गया फंडिक रीजन, फिर आपके पास हो गया कार्डियक, ये बॉडी, एंड देन पाइलोरिक, ठीक है। अब इस स्टमक के अंदर बताइए क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से एडवेंचर हो रहे हैं इस स्टमक के अंदर। सबसे पहला तो जो हम बचपन से जानते हैं, शायद बच्चा पहले रोता है और साथ में सेकंड बार डॉक्टर को यही बोलता है कि स्टमक के अंदर HCl होता है। बोला था ना तुम लोगों ने पैदा होते हुए, ठीक है। ये मतलब इतना बेसिक है कि पैदा होने के बाद बच्चा दूसरी बात यही बताता है डॉक्टर को कान में कि भाई देखो स्टमक के अंदर एसिड होता है, ठीक है। तो ये एसिड होता है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हमें पता है कि एसिड होता है, बट कौन सी सेल से सिक्रीट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बताओ कौन सी सेल से होता है? कौन सी सेल्स हैं जो इसके अंदर? अच्छा, एक एंजाइम भी सिक्रीट होता है इसके अंदर, पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है। और पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में, जब भी जितने भी एंजाइम अगर इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं उनको जाइमोजन भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं जाइमोजन दिखा मिलता है तो दैट इज, अगर आपको मिलता है, जैसे अगर आप स्टमक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो स्टमक में हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है, एक बहुत बड़े अच्छे साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका एक थ्योरी है कि वो बोलते हैं कि भाई अगर किसी के बारे में भी अगर आपको जानना है तो पहले जितना पता है हम उतना लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो स्टमक में सबसे पहले आपने बताया कि एसिडिक होता है, एसिडिक कंटेंट होता है इसके अंदर, मतलब स्टमक एसिडिक नहीं होता, इसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसा है? एसिडिक होता है। कितना पीएच होता है? अराउंड 1.8 to 2.5 अप्रोक्सीमेटली, कई जगह 1.5 भी मिलेगा, बट 1.8 इज द वन जो ऑप्टिमम पीएच है पेप्सिनोजन को कन्वर्जन करने में। आपको पता है कि पेप्सिनोजन जो होता है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। और कौन सा पीएच इसको चाहिए? ऑप्टिमम पीएच है इसके लिए 1.8, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, क्या डाइजेस्ट करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, ये ना एक एंडोपेप्टाइडेज है। अभी आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे जाके एमबीबीएस में तो आपको यही पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनली ब्रेक करता है और बहुत स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर आपने प्रोटीन ब्रेक किया तो ये नहीं कि कहीं से भी ब्रेक कर दिया, आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग भी होती है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में आप पता कर सकते हो कि कौन सा प्रोटीन है। तो इतने बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, पहले हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसमें यही एंजाइम यूज होते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड्स का, और अमाइनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा होता है NH3 और दूसरा होता है COH। दिस अ बेसिस स्ट्रक्चर फॉर द अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमेशा इसके एक साइड पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं अगर इसको करूं यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ COH कर देते हैं, और यहाँ R कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो प्रोटीन का एक एंड होगा वो C टर्मिनल होगा और एक एंड कैसा होगा? N टर्मिनल, ठीक है। तो इस एंजाइम की एक खास बात होती है, ये N टर्मिनल के साइड से कट करता है। ये आप जब अपना PG का एग्जाम दोगे स्पेशलाइजेशन के लिए, हालांकि आप ऑलरेडी स्पेशलिस्ट हो पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में भी आपको डॉक्टर बनने के बाद फिर स्पेशलाइजेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि MBBS इज जस्ट द बिगनिंग।
ठीक है, उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं होता मतलब एमबीबीएस में कुछ भी नहीं होगा, आपको करने के बाद पता चलेगा यार इस एग्ज़ाम के लिए हमने किया, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा है, अब स्पेशलाइजेशन करना है, फिर एमसीएच भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, वहाँ जाके आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो पीजी के एग्ज़ाम में काम आएगा ये, तो देखो पीजी वाला भी अभी से पढ़ ले रहे हो। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन की उम्मीद है, एमबीबीएस तो ऑलरेडी कंसीडर कर लिया कि तुम लोग ले रहे हो इस साल। चलो, तो हम बात करें तो स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, पीएच होती है 1.8 टू 2.5, जो रिक्वायरमेंट है फॉर द पेप्सिनोजन कि इसको कन्वर्ट कर दे पेप्सिन में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कर दे, और ये वर्क करता है प्रोटीन्स के ऊपर। और प्रोटीन्स को आपको पता है बहुत मल्टीपल चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेंगे, पेप्टाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स, जैसे आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उसके अंदर भी, राइट, आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। तो उसी तरीके से प्रोटीन, जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से हो रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया था, बकल कैविटी से, माउथ से स्टार्ट हो गया था, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से स्टार्ट हो रहा है। स्टमक में पेप्सिनोजन एंजाइम है दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू द पेप्सिन। ठीक है, और ये अब सोचो कि इस पूरे इसके अंदर जो इवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है ना कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो ये कौन से सेल से रिलीज होगा, चीफ सेल से, चीफ सेल्स और द पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और द पेप्टिक सेल्स। आपको बस ये याद रखना है कि इस स्टमक के अंदर का सबसे मेन इवेंट कौन है, चीफ कौन है इसका, पेप्सिनोजन। मतलब मेन चीज हमें इसमें क्या कराना है, हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है ना, और प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, पेप्सिनोजन। तो कौन से सेल से रिलीज होगा, चीफ सेल से, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। और पेप्टिक सेल्स आप बोलोगे तो उसमें तो कोई सेकंड गेस है ही नहीं कि कौन सा एंजाइम सीक्रेट करेगा, लेकिन चीफ सेल से आपको आइडिया थोड़ा सा रखना है कि आपका पेप्सिनोजन है, चीफ सेल से सीक्रेट हो रहा है पेप्सिनोजन, मेन इवेंट है वहाँ का। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसके लिए हमें एसिडिक पीएच चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एसिडिक पीएच आपको कहाँ से मिलेगी, पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या रिलीज कर रहे हैं, एचसीएल रिलीज कर रहे हैं, और वो एचसीएल क्यों रिक्वायर्ड है, एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपका गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज होता है। यस बच्चे, किस बच्चे, ये जो है ना आपका हैमबर्ग एक इफेक्ट होता है, इसमें एचसीएल सिक्रीट करने का मतलब है कि आपके जो पैराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल्स है, आप जिस तरीके से उसको ले रहे हो वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, कि हम उसको ऐसा ले रहे हैं कि इट इज गोइंग टू डैमेज द सेल, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके पास म्यूकस होगा तो वो तो प्रोटेक्शन हो ही जाएगा, बट द सेल्स आर सिक्रीटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ये नहीं है कि जो सेल्स हैं वो एचसीएल अपने अंदर से एचसीएल निकाल रहे हैं, खुद से भी अपने आप को डैमेज कर लिया, दे आर एक्चुअली रिलीजिंग द क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन। जब अभी हम रिस्पिरेशन में जाएंगे और वहाँ हम पढ़ेंगे कर्व्स, तो उसमें देखेंगे कि आपके हैमबर्ग्स इफेक्ट है और डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स है, क्लोराइड आयन शिफ्ट है, उसकी वजह से आप देखोगे तब एचसीएल का फॉर्मेशन होता है ब्लड वेसल्स में, कैसे आयंस का मूवमेंट होगा तब एचसीएल बनेगा, राइट। और वो एचसीएल हमें चाहिए इसकी फंक्शनिंग के लिए, तो एचसीएल सेल्स नहीं रिलीज कर रहे हैं, अगर टू बी करेक्ट, मतलब जैसे अभी तो हमने बोल दिया कि ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल एचसीएल रिलीज करते हैं, और जनरलाइज लिखा भी होता है ऐसा, बट द थिंग इज दे आर रिलीजिंग द आयन, वो आयन जो जाके एचसीएल बनाएंगे जब, क्योंकि एचसीएल एज अ होल अगर आप देखते हो किसी भी एसिड को, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो आयन की फॉर्म में होगा ना, H+ आयन Cl- राइट, तो वो HCl जैसे अपने में खुद एंटिटी कुछ ना होके मतलब आयंस की फॉर्म में है। ठीक है, तो सेल्स में एज सच वो नहीं होगा कि उनका HCl का कोई स्टोरेज उन्होंने रखा है, लाओ निकाल दें HCl, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दैट विल बी रिलीज अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, कि कैसे कैसे मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ही आपके ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर। तो इसकी रिक्वायरमेंट थी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिनोजन। इसके अलावा एक क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक बहुत कम इसकी फंक्शनिंग होगी यहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज की। इसका फंक्शन क्या होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करना, लेकिन ये इमल्सिफाइड फैट पे ही काम करेगा। अब यहाँ तो इमल्सिफिकेशन होगा नहीं क्योंकि हमारे पास सॉल्ट्स नहीं है, राइट, तो यहाँ तो इमल्सिफिकेशन होगा नहीं, लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ और कौन सा एंजाइम मिलेगा तो आप बोल सकते हो गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो स्टमक के अंदर आपके पास हो गया पेप्सिनोजन। इसके अलावा एक और होता है प्रोरेनिन, वो बच्चों में होता है, हमारे पास नहीं होगा क्योंकि द थिंग इज कि अडल्ट्स में नहीं होगा, बच्चों में होता है। उसमें आर ई रेनिन में भी डबल एन के साथ। ठीक है, तो इसमें एक सिंगल एन वाला भी होगा। तो रेनिन वो जो हार्मोन होगा वो किस पे काम करता है, नहीं नहीं ये डबल एन है, तो दिस इज वर्किंग ऑन द मिल्क प्रोटीन, लेकिन एक किडनी में भी हार्मोन है ना,
तो आपका एंजियोटेंसिन जो पाथवे है वहाँ जाके ये क्योंकि अभी आपने जो जैसे जो कोविड का वो था, जो ACH रिसेप्टर आप पढ़ रहे थे, जिस पे हमने वैक्सीन भी बनाया कोविड के लिए, तो उसमें मेनली इसी का इस पाथवे का इन्वॉल्वमेंट था। जो एंजियोटेंसिन पाथवे आपने पूरा पढ़ा है, उसमें जो मेनली आपने जो स्पाइक प्रोटीन थी ना कोविड की, आपने जो वैक्सीन बनाई है उसी के अगेंस्ट तो बनाई है ना। जितनी भी वैक्सीन हमने देखी है, कोविड का आपने वायरस देखा होगा, उसके ऊपर जो प्रोटीन के जो स्पाइक्स लगे थे, तो उस प्रोटीन का जो स्पाइक्स है वो इंटरनलाइजेशन कैसे करता है, उसी रिसेप्टर के थ्रू करता है। ACH रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर उसी पाथवे में इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी अगर हम डिटेल में जाएंगे उसका, तो वो तो आप जब डॉक्टर हो ऑलरेडी तो जान ही लोगे, लेकिन रिसेप्टर जो इन्वॉल्व था वो ACH रिसेप्टर इन्वॉल्व था कोविड वाले केस में भी, ठीक है। तो वहाँ से इसका रिलेशन है। रेनिन का, रेनिन इज रिलीज बाय द किडनी, ये रेनिन है जिसमें डबल N है। इट इज़ प्रेजेंट इन द इन्फेंट्स ओनली, कि उनमें मिल्क का, क्योंकि वो तो बस मिल्क ले रहे होते हैं, तो इसलिए उनमें फंक्शनिंग यही होती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, तो हम स्टमक के बारे में बात कर रहे थे। 4 पोर्शन हमने देखे, इसके अंदर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 3.5 करोड़ के अराउंड गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं इसमें। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनके अंदर ही स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। वो सेल्स क्या कर रहे हैं, म्यूकस सेल्स हैं। स्पेशली अगर आप इस पे देखो तो इस पे क्या क्या सेल्स हो सकते हैं, एक आपके पास म्यूकस सेल है, और आपके पास कौन से सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, ठीक है। और आपके पास इस पे देखोगे आप स्पेशली जो अलग अलग एक अर्जेंटेफिन करके सेल्स होते हैं, वो भी हैं, डी सेल्स हैं, बहुत सारे, जिनसे सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। जैसे इसमें इन्फ्लामेशन के लिए इसके अंदर भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे सोमेटोस्टेटिन हो गया, या आपके सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ठीक है। डी सेल्स जो होते हैं, DE आपके पास ये, इसमें अगर आप जाओगे ना तो इसमें पोर्शंस बने होते हैं, उनसे ये रिलीज होता है। एक्चुअली दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ दैट। जो DE आप जो पढ़ रहे हो पूरा, वो दैट इज अ 3 टाइप्स, ठीक है। अर्जेंटेफिन सेल्स हैं, उसके बाद 3 सेल्स हैं जिनसे रिलीज हो रहा है आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन, राइट। और वो आपको हेल्प करता है हिस्टामिन में, दैट इज एक्चुअली हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता था, वैसो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन। इसका फंक्शन है डायलेशन, और सेरोटोनिन का फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये उस तरीके से हेल्प करता है। अगर आपका स्टमक पे कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है, इन्फ्लामेशन है, तो दे विल बी वर्किंग ऑन दैट, राइट। लेकिन हमारे पास NCERT में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है। हमें बोला गया है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें आपके पास दोज आर रिलीजिंग द पेप्सिनोजन और HCl एंड म्यूकस, राइट। और म्यूकस इज प्रोटेक्टिंग द वॉल ऑफ द स्टमक, राइट। चलो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। स्टमक में आपका ये हो गया। अच्छा, ग्लैंड्स कौन सी हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, राइट। इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक है, जो किसके लिए रिक्वायरमेंट है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स, राइट। और जो आपके इनएक्टिव एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। वापस आ जाइए डायग्राम पे। ये रहा आपका C शेप्ड पार्ट। इतना पोर्शन आप ये देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज अ डियोडेनम, जहां बहुत ज़्यादा मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि आपको पेनक्रियाज भी दिख रहा है, ठीक है, और आपका लिवर से भी सिक्रीशन आ रहा है, राइट। और गॉल ब्लैडर इज अ काइंड ऑफ शेल कंपनी। आपने सुना होगा शेल कंपनीज के बारे में, जानते हैं कोई, किसी के पास काला धन है जो शेल कंपनी बना के कहीं फॉरेन में सेव कर रहा हो, लग तो रहे हो तुम लोग सब, सबकी शेल कंपनी कहीं और है। तो लिवर क्या करता है, लिवर बाइल जूस जब बना रहा होता है तो उसकी शेल कंपनी का कौन है, गॉल ब्लैडर, उसके बाद स्टोर कर देता है कि भाई ज़रूरत होगी तो इसको यहाँ से डायरेक्टली ले लेंगे। जब आप इसको रिमूव करते हो तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा, उसके प्रोसीजर को क्या बोलते हैं। गॉल ब्लैडर अगर आपने रिमूव किए होंगे पिछले जन्म में, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते थे, किसी की मेमोरी कुछ याद आ रही हो, किसी सर्जन ने लास्ट टाइम परफॉर्म किया हो, कोई आंटी जी आई हो कि नहीं बेटा बहुत एसिडिटी होती है, बेटा कुछ कर दो, तो आपने क्या किया, उसका गॉल ब्लैडर ही हटा दिया, क्योंकि उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो गए थे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस जिसमें बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। लिटरली ये नहीं है कि उसके अंदर स्टोन, आप पत्थर खा रहे हो,
मतलब काफ़ी सारे लोगों को लगता है ये पहुंच कैसे जाते हैं वहाँ, मतलब कि यार गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, किडनी के अंदर स्टोन है, जहाँ देखो हर जगह स्टोन ही दिख रहा है, तो ये कहाँ से स्टोन पहुँच रहे हैं? एक्चुअली दैट्स अ डिपोजिशन ऑफ द केमिकल्स, स्पेशली गॉल ब्लैडर स्टोन जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर स्टोन बनाते हैं, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कॉलीसिस्टेक्टमी बोलते हैं, कॉलीसिस्टेक्टमी, ठीक है। तो उसके थ्रू आप क्या कर देते हो, गॉल ब्लैडर को हटा देते हो, तो आपको फिर आपका एमल्सिफिकेशन में फैट के ऑयली सब्सटेंसेस के प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो वी आर रीचिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? व्हाट आर द नेम्स? डीजेआई एंड सीसीआर, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। तो डीजेआई मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये सी शेप पार्ट आप जो देख रहे हो दैट इज अ ड्यूडेनम, और ये जो आप फोल्डेड पार्ट देख रहे हो सारा जेजुनम, और लास्ट में आपके पास ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो दैट इज अ इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम इज द वन दैट इज कनेक्टिंग विद द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। ड्यूडेनम एक ऐसा प्लेस है, आप यहां से कंसीडर करो कि ये आपके पास है लिवर, ठीक है। क्या बना रहा है लिवर? ये लिवर बना के कहाँ जाएगा? किसके पास दे रहा है ये? यहाँ, इसको यहाँ ना दिखा के अलग दिखा देते हैं। तो इसने कहा किसके, ये कौन सी डक्ट है, नाम बताइए। नहीं, लिवर से जो आ रही है दैट इज अ हेपेटिक डक्ट। ये आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? स्टोर बाइल जूस, ठीक है। इन दोनों ने ज्वाइन किया, यहां से इसके पास ये आ रहा था, ठीक है, और ये आके यहां पर आ गया, तो दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू क्या जा रहा है? बाइल जूस जा रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? अच्छा, यहां एक और मेंबर है, उसका नाम है पैनक्रियाज। अच्छा, पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारे सब डक्ट्स होते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं। जैसे पैनक्रियाज आप देखोगे ऐसा कुछ पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा लीफ की तरह, और उसमें इस तरीके से काफ़ी सारे डक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, देखा है? वो आके फिर यहाँ ओपन होता है, वो अलग वो है, लेकिन इसके अंदर भी पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, सब पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसमें डक्ट ऑफ सार्टोनी आपने सुना होगा। डक्ट ऑफ सार्टोनी सुना है? डक्ट ऑफ विल्सन, ये जो सब डक्ट है, कभी इस नाम से आपको मिल जाएगा। एक है एम्पुला वाइटर, वो उसमें होता है जहां मेन पोर्शन पे, जहां आपका जाके हेपेटिक डक्ट भी खुलेगा, ये पोर्शन थोड़ा सा स्वेलन होगा ऐसे, ठीक है। तो वो कुछ टर्म्स हैं जो एडिशनल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार ये क्या इन्होंने बता दिया, क्योंकि नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं होता, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे, वो बस सब डक्ट हैं। अगर पैनक्रियाटिक डक्ट बोल देते डायरेक्टली तो उससे आपको लगता है कि अच्छा इतना ईजी, हमें बिल्कुल बच्चा समझ लिया। वो वाली सिचुएशन की वजह से वो ऐसे अलग अलग से नाम देते थे। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिवर से बना बाइल जूस, ठीक है, पैनक्रियाज बना रहा है पैनक्रियाटिक जूस, एंड इट इज कमिंग इनटू ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में क्या बन रहा है? इंटेस्टाइनल जूस, राइट। तो जो भी आपने बनाया, यहां जो खाना आपके पास होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम। बोलस आया था, बोलस आपका आ गया गैस्ट्रिक आपका स्टमक के अंदर, इट इज फॉर्मिंग अ काइम, राइट। और ये काइम जो है अब कहां पहुंचने वाला है? इन द इंटेस्टाइन, दैट इज अ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर पहुंच गया। ड्यूडेनम के अंदर वी आर रिसीविंग द सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम लिवर, फ्रॉम पैनक्रियाज, और इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी सकस एंटेरिकस, राइट, आपका इंटेस्टाइनल जूस है वहां। तो तीन चीजें मिलके आप जितना भी फूड सब्सटेंसेस है उस पर फंक्शनिंग करेंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा इसके पास अगर आप देखो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज होते हैं उसमें नाम बताइए कौन सा होता है? पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं? इसके पास एक तो ये मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड है। दूसरा, इसके पास अगर एक्सोक्राइन पार्ट में हम बात करते हैं तो कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं इससे? क्या नाम है जो पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है? नहीं, ट्रिप्सिनोजन,
और ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा, कायमोट्रिप्सिनोजन। और बताइए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसकी खास बात एक ये होती है कि इसमें एक एंजाइम होगा, ये सारे इनएक्टिव होते हैं। अगर आप पैनक्रियाज का कोई भी सिक्रीशन, अच्छा एक चीज़ और, जब आप ऑलरेडी वैसे इस जन्म में जब आप डॉक्टर बनोगे तो प्लीज़ लुक फॉर द क्योर फॉर द पैनक्रियाटिक कैंसर। सबसे वर्स्ट कैंसर है पैनक्रियाटिक कैंसर, जिसको ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब वैसे तो कैंसर, किसी भी तरीके का कैंसर वर्स्ट होता है, बट लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर सबसे डिफिकल्ट है। अगर किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया तो मतलब उसको बचाने के चांसेस मतलब नील बटे सन्नाटा टाइप है, ठीक है। क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि हार्मोनल इफेक्ट जैसे काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं। जैसे मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी कोई थेरेपी ले रहे हो, स्पेशली हार्मोन्स, उनका बहुत ख़राब इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो अगर आप किसी ऐसी ग्लैंड में कहीं अगर आपको कैंसर हो जाता है या कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कैंसर मतलब जिसको ट्रीट करना सबसे डिफिकल्ट है, दैट इज़ अ पैनक्रियाज वन। पैनक्रियाज में अगर पैनक्रियाटिक कैंसर है तो मोस्टली डॉक्टर मना कर देता है कि भाई आप घर ले जाइए, अब लास्ट स्टेज का वो है। लास्ट स्टेज क्या होता है कैंसर का? मतलब व्हाट डज इट मीन जब हम बोल रहे हैं कि कैंसर का लास्ट स्टेज है? व्हाट डज इट मीन कि मैलिग्नेंट हो गया? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब हो गया कि नाउ सेल्स आर लाइक फ्रीली मूविंग, ठीक है। और आपको पता है कि कैंसर के सेल्स एंजियोजेनेसिस करते हैं, अपनी ब्लड वेसल्स बना लेते हैं अलग, कि अगर फूड सप्लाई आ रही है तो उन्होंने अपना अलग से एंजियोजेनेसिस कर लिया, ब्लड वेसल्स बना लिया और ब्लड सप्लाई डायरेक्टली अब उनको मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें कैंसर सेल के अंदर होती हैं। अगर आप स्टडी करोगे, आपको स्पेशली टिश्यू की स्टडी, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ आपको कैंसर सेल्स स्पेशली दिखाई जाएंगी कि उनकी एक्टिविटी कितनी तेज़ होती है इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल सेल, ठीक है। तो हम पैनक्रियाज के बारे में बात कर रहे थे। मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट पैनक्रियाटिक कैंसर होता है पैनक्रियाज के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है। अगर उसके अंदर कोई अगर म्यूटेशन होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक। एक्सोक्राइन पार्ट में हमारे पास ये एंजाइम रिलीज हो रहे हैं बट दे आर इनएक्टिव। ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये कहाँ ना पहुँचे, ड्यूडेनम में। और वहाँ एक एंजाइम होगा, कौन सा? एंटेरोकाइनेज। आपसे पूछा जाएगा कौन से एंजाइम है जो इसको एक्टिवेट कर रहा है? एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? एंटेरोकाइनेज। जब एंटेरोकाइनेज काम करता है तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिन में चेंज हो रहा है और ट्रिप्सिन फिर किस पे काम करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन पे। ये किस पे काम कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजन अगेन, काइमोट्रिप्सिनोजन काम नहीं कर रहा है इस पे, अगेन ट्रिप्सिन ही इसको एक्टिवेट कर रहा है, दूसरे वाले को जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है इसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट वी आर हैविंग इन द पैनक्रियाज से जो रिलीज हो रहा है। फिर आपके पास है इंटेस्टाइनल जूस, उसमें सारी चीज़ें हैं। मतलब यू नीड टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म आपका अगर ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपके पास डाइसैकेराइड है तो उसको मोनो में कन्वर्ट करेगा। वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। जैसे अगर आप डाइजेशन के पार्ट में देखो तो आपके पास जो भी सब्सटेंसेज हैं, आप एज अ फूड क्या क्या ले रहे होते हो। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, अब मुझे बताइए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करके आप क्या बनाओगे? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हमारे पास क्या सीक्वेंस होने चाहिए? आपके पास होना चाहिए पॉलीसैकेराइड, व्हाट एल्स? पॉली से आप बनाओगे ऑलिगो बोल सकते हैं, या ऑलिगो मतलब फ्यू, मतलब 2 to 20 तक के रेंज में हम उसको बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड हो गया जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च टाइप, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करते हो, ऑलिगो मतलब 2 to 20, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू। उसके बाद आ जाते हैं आप बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर पॉली से जाएंगे यहाँ आपको डाईपेप्टाइड ही दिखाए जाते हैं, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएंगे? मोनो। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगर आप प्रोटीन को ब्रेक करते हो तो क्या बनेगा? प्रोटीन से पहले अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो पेप्टोन्स बनते हैं। तो आपका जो स्टमक वाला पोर्शन होता है वहां जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, दे आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर पेप्टोन्स और पेप्टाइड चेन्स, राइट। पेप्टोन्स और पेप्टाइड। और फाइनली ये कहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड्स में। उसके बाद आपके पास है फैट। फैट का वन स्टेप हो जाएगा क्या? फैटी एसिड एंड, लेकिन ये तभी होगा जब इसका क्या हो? इमल्सिफिकेशन।
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप दैट वी आर फॉलोइंग फॉर द डाइजेशन। इसके अलावा अब अगर आपने कोई सेल लिया, ठीक है, आप एज अ फूड डीएनए खाते हो? कितने लोग हैं जो डीएनए और आरएनए ले रहे हैं एज अ फूड? खाते हो भाई? मतलब अगर आपने कोई प्लांट, कोई भी वेजिटेबल ले लिया, या आप लोग कोई कहीं चिकन टिक्का उड़ा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपने सेल ले रहे हो तो उसके अंदर डीएनए तो होगा, आरएनए तो होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं लिटरली आपसे पूछ रहा हूँ कि आप डीएनए खाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आज तो मैं डीएनए खा लूंगा किसी का भी निकाल के, वो वाला नहीं। डीएनए मतलब इन द सेल्स के सेल के अंदर भी हर जगह आप देखोगे डीएनए होगा, ठीक है। तो आपको पता है एक सेल के अंदर कितना डीएनए होता है? लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लेंथ होती है डीएनए की, ठीक है। एक सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर? बताओ, पूरी बॉडी के अंदर डीएनए 2.2 मीटर होता है या एक सेल के अंदर 2.2 मीटर होता है? ऐसे लोग हाथ उठाएं जो ये कह रहे हैं एक सेल के अंदर होता है, ठीक है, अति उत्तम। और ऐसे लोग हाथ उठाएं जो ये कह रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर होता है 2.2 मीटर। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। एक सेल के अंदर होता है 2.2 मीटर। होल मैमेलियन डीएनए मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल सेल 46 क्रोमोसोम। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। आपके पास 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? बेस पेयर का मतलब वो सीढ़ियां जो डीएनए की स्ट्रक्चर में आप देखते हो ना, सीढ़ियां, लेडर के जो स्टेप्स बने, तो कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ टोटल 46 क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और हर एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर, राइट। तो 0.34 नैनोमीटर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी एग्जैक्टली गेटिंग 2.2 रफली, राइट। सो दैट इज गिविंग 2.2 मीटर, मतलब एक सेल के अंदर इतना होता है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि सारे सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं? एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं? हाँ? आपके अच्छा कितने सेल्स हैं आपकी बॉडी में? इनफाइनाइटली, मतलब कितने अप्रोक्सीमेटली? कुछ तो नंबर होगा गिनने। नहीं, मेरा तो यही फेवरेट काम है, मैं जाके सेल्स गिनता हूँ। नहीं बच्चे, आपके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, जिसमें मतलब 10⁻12 ट्रिलियन का मतलब संबित पात्रा के अंदर हम अपनी ट्रिलियन इकोनॉमी कर लेंगे, वो वाला ट्रिलियन 10⁻12, ठीक है। 10 अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन अगर आप ह्यूमन की बात करें तो 37 इंटू 10⁻12 सेल्स होते हैं। हर एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम हर एक सेल के पास। जार्म सेल्स के पास 23 होते हैं, रेस्ट ऑफ द सेल्स आर हैविंग 46, ठीक है। जीनोम क्या होता है? व्हाट इज जीनोम? यूनिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड द जीनोम। जो भी आपकी बॉडी की यूनिक इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको पता है भगवान जी को पता था कि ह्यूमन जो है बहुत ही लापरवाह इंसान है, मतलब ये कुछ भी इसको तो देने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने डबल कॉपी में दिया है। तो सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज मेकिंग द जीनोम। जीनोम मतलब आपकी बॉडी की जो भी यूनिक इंफॉर्मेशन है। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब आपके हर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो वाई दे आर बिहेविंग डिफरेंटली? मतलब आपका जो हेयर सेल है उसके पास भी 46 है, ठीक है, आई सेल के पास भी 46 है, और किडनी सेल के पास भी 46 है। मतलब हर एक सेल के पास सेम जीन है, सेम सीक्वेंस है, दे कैन मेक द सेम टाइप ऑफ एंजाइम्स। मतलब इवन के हेयर सेल भी चाहे तो उसके पास वो सीक्वेंस है जिससे वो पेप्सिनोजन बना सकता है, मतलब उसके पास वो जीन है। एक्चुअली द थिंग इज कि आपने उसको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, जो सेल्स हैं। आपको पता है कि डीएनए की जब कॉम्पैक्टिंग होती है, आप उसको डीएनए को जो कॉम्पैक्ट करते हो, अभी जब आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स में फोल्ड करता है डीएनए, तो उसमें हर पार्ट एक्सपोज नहीं होता। जितना पार्ट एक्सपोज होता है आप उतना ही प्रोटीन बनाते हो। अब आप ये सोचो कि आपका जो 98.5% डीएनए है वो जंक डीएनए है। कैन यू बिलीव दैट? कि आप बस 1.5% से प्रोटीन बना रहे हो, रेस्ट 98.5% तो आपने यूज ही नहीं किया। द थिंग इज कि अगर आप उसको एक्सप्लोर कर लोगे तो आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम उस पर होंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जब आप जैसे किसी भी फील्ड में जो स्पेशलाइज लोगों को देखते हो, दे आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट ऑफ द डीएनए। अगर सपोज आप कोई बोलते हो कि किसी का मेमोरी बहुत ज़्यादा है, या कोई स्पेसिफिकली किसी का फिजिकल उसमें बहुत ज़्यादा है, तो दे आर एक्चुअली ओपन दैट पार्ट ऑफ द डीएनए, तो उससे कैपेसिटीज़ बढ़ती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, तो हमने डाइजेशन के बारे में इन सारे कंपोनेंट्स को देख रहे थे,
इंटेस्टाइन के अंदर आए और ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। इसके अंदर होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और आपका बाइल जूस आ रहा है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो फॉर नाउ वी आर स्टॉपिंग, नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हार्मोन्स टू। एक थोड़ा सा सुन लो, हार्मोन के बारे में भी बात कर लेते हैं जब इतना किया है। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे PYQs, तो आप पढ़ के आइएगा उसका। और थोड़ा सा कुछ इसमें चीज़ें रह गई हैं जैसे डाइजेशन का, आई विल बी समराइजिंग दिस चैप्टर अगेन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ड्यूडेनम के अंदर ये सारे सिक्रीशन हो गए, ब्रेक डाउन हो गया। अभी हम थोड़ा सा हार्मोन के बारे में देख लेते हैं और इसका देखेंगे फर्दर डिजीज कौन से हो रहे हैं। उसके बाद विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास इसका एक लेक्चर बचता है अभी। तो मोस्टली विल बी यूटिलाइजिंग इट, क्योंकि आपको ऑलरेडी बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें पता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि बिटवीन द लाइन्स क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हार्मोन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक पार्ट होता है, जो स्टमक होता है, वहाँ से एक रिलीज होता है हार्मोन जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गैस्ट्रिन। ऑब्वियसली इसका नाम गैस्ट्रिन है तो ये क्या फंक्शन करता होगा? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में हेल्प करता होगा। गैस्ट्रिक जूस का मतलब हो गया आपका एसिड म्यूकस, ठीक है, क्योंकि स्टमक में तो वही रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप जाओगे तो दूसरा एक हार्मोन होता है पैनक्रियोजाइमिन, या उसको बोलते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन, उसी का दूसरा नाम है, घर का नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन, स्कूल में लिखा रखा है पैनक्रियोजाइमिन, राइट। उसका फंक्शन नाम ही पैनक्रियोजाइमिन है, किस पे काम कर रहा होगा? पैनक्रियास पे काम कर रहा होगा, पैनक्रियाटिक जूस के लिए, राइट। उसके बाद आपके पास एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है सिक्रेटिन, नाम है सिक्रेटिन, और ये काम कर रहा है आपका स्पेशली फॉर द पैनक्रियास। सिक्रेटिन इन अगेन वर्किंग ऑन द पैनक्रियास, ठीक है। एक हार्मोन है उसका नाम है हेपेटोक्राइनिन, नाम में हेपेटोक्राइनिन है, किसके सिक्रीशन पे काम कर रहा होगा? ठीक है। तो कुछ चीजें तो इजी है, जैसे गैस्ट्रिन किस पे काम करेगा? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के लिए। उसके बाद हेपेटोक्राइनिन किस पे काम करेगा? विलिक्राइनिन किस पे करेगा? विलेक्राइनिन करके एक हार्मोन होता है, विलेक्राइनिन विलायस पे काम करेगा, विलाय के मूवमेंट्स के लिए काम करेगा, तो वहां उस पे कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक हार्मोन होता है विलेक्राइनिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, एंटेरोगेस्ट्रॉन। इस हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि जब आपका इंटेस्टाइन में फूड बन गया तो आप ये पता चला कि फूड तो पहुंच गया स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में आ गया, नाउ वी नीड टू स्टॉप इट, कि जो प्रोसेस हो रही है स्टमक के अंदर कि एसिड का सिक्रीशन कम हो जाए, वहां की एक्टिविटीज को, पेप्सिन का सिक्रीशन रुक जाए। सो एंटेरोगेस्ट्रॉन इज द वन दैट इज स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ द स्टमक के अंदर जो सिक्रीशन है उनको रोकेगा, ठीक है। एक होता है एंटेरोक्राइनिन, क्या है? एंटेरोक्राइनिन। अब एंटेरोक्राइनिन किससे रिलीज होगा? एंटेरॉन मतलब मेनली इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगा, तो इंटेस्टाइनल जूस को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, गैस्ट्रिन किस पे काम करेगा? हेपेटोक्राइनिन, विलेक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन। इसके अलावा जो अलग आपको हार्मोन मिल रहे हैं, देखिए ये सारे हार्मोन्स हो गए, लेकिन जो अलग मिल रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन, नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन बट मेनली इट इज वर्किंग ऑन द पैनक्रियास, राइट। उसके बाद आप देखते हो बाइल पे और पैनक्रियास पे काम करता है, दोनों पे काम करेगा, बाइल जूस पे भी करेगा और पैनक्रियास पे भी करेगा, उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। और उसके अलावा एक आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन, एंटेरोगेस्ट्रॉन इज वर्किंग टू स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ द स्टमक। So these are the hormones, those are mainly involved, right? So it's a kind of overall summary of the digestive system. और बाकी का पोर्शन जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट द कवरिंग द चैप्टर लाइक जैसे हम पूरे सेशन में करते हैं, वी नीड टू मेक इट फ्रूटफुल, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो डोंट मिस दैट सेशन, क्योंकि मेनली हम उस पर प्रोबेबल क्वेश्चंस और PYQs पे एक क्विज करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अभी इसकी हिस्टोलॉजी भी हमें देखनी है, वी नीड टू कवर द हिस्टोलॉजी टू। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द हिस्टोलॉजी, जो इसकी लेयर्स है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, राइट। तो दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर। थैंक यू एवरीवन।